हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो थ्रू द चीज सिस्टम के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुकीशिरो साकुरा को ढूंढते ढूंढते गिल्ड एडवेंचरर के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसकी मत भेड़ दो बीस्टमैन के साथ हो चुकी थी, जो कि मिस फॉक्स के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। बस दाल नहीं गली मिस फॉक्स के साथ में, तो वो मिस फॉक्स के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। तो सुकीशिरो उन्हें रोकता है और इसी चक्कर में यहाँ पे वो लोग सुकीशिरो के ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो गिल्ड के अंदर हाथ तो उठा नहीं सकते थे। तो वो बाहर जाते हुए उससे कहते हैं कि तू बाहर मिल, बताते हैं हम तुझे। और यहीं पे ही लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पे हार्वी इन दोनों बीस्टमैन को ये कहते हुए सुन लेता है कि वो सुकीशिरो के ऊपर हमला करने वाले हैं। और वो सुकीशिरो से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे। वह ये दोनों बीस्टमैन जैसे ही यहाँ पे सुकीशिरो को कैप्टन हार्वी और उनकी टीम के साथ देखते हैं, तो उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। बेसिकली इनका कॉन्फिडेंस और रुतबा टूट के बिखर जाता है। यहाँ तक कि मिस फॉक्स भी बाहर झांक के देखती हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि ये सुकीशिरो बच्चा है कौन असल में ये। और फिर सुकीशिरो कैप्टन हार्वी की टीम को बताता है कि ये लोग कुछ भी नहीं है, बस इन लोगों ने यहाँ पे लड़ाई धड़ाई शुरू कर दी बेफालतू में। इस पे इन सभी लोगों का एकदम लुक बदल सा जाता है। एकदम सीरियस होके कहते हैं, फाइट कौन किसके साथ करना चाहता है, वो भी हमारे कैप्टन के साथ। इस पे ये दोनों यहाँ से कटते हुए कहते हैं कि वो तो गलतफहमी थी मियाँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हालेलुया। विक्टर सुकीशिरो से पूछता है कि ऐसे ही जाने दोगे क्या। तो सुकीशिरो आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने दो उन्हें। साकुरा यहाँ पे नहीं है तो फिर डायरेक्ट गिल्ड ही चलते हैं। फिर सुकीशिरो इन लोगों से कहता है कि क्वेस्ट खत्म हो चुकी है, तो फिर तुम लोगों को मुझे और ज्यादा कैप्टन बुलाने की जरूरत नहीं है। और हार्वे भी सुकीशिरो से यही कहता है कि तुम्हें भी हमें कैप्टन बुलाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक दूसरे को नाम से बुला सकते हो तुम लोग। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे क्यू गिल्ड के कॉन्फ्रेंस रूम का होता है, जहाँ पे चर्चा की जाती है, जहाँ पे हार्वे अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है। तो उसका जो गिल्ड मास्टर या फिर लीडर या फिर जो भी हो, वो आगे से कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग एक बार में ही क्वेस्ट को क्लियर कर दो और रिकॉर्ड सेट कर दो। लेकिन क्यू गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर था, और इसका नाम भी यहाँ पे क्यू ही था, इसका लेवल यहाँ पे 44 है, 24 है यानी कि 24। और इसका ऑक्यूपेशन यहाँ पे एलिमेंट मैजिशियन है। और ये सुकीशिरो को यहाँ पे गिल्ड के अंदर इन्वाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुकीशिरो के ह्यूमन है और इनकी गिल्ड यहाँ पे बीस्टमैन गिल्ड है। इंसानों के साथ ये काम तो करते हैं, लेकिन इनसे नीचे लेवल पे। और सुकीशिरो को ये लोग थोड़ा सा हाई पोस्ट देना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे गिल्ड मास्टर को दिक्कत हो रही थी। हालांकि हार्वी आगे से कहता है कि सुकीशिरो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसकी मदद से वो लोग यहाँ पे कई सारे नए क्वेस्ट को आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे सुकीशिरो को अपनी गिल्ड के अंदर इन्वाइट करना चाहता है, और उसकी मदद से वो लोग यहाँ पे कई सारे क्वेस्टों को कंप्लीट कर सकते हैं। भले यहाँ पे रिवार्ड हाई होगा, लेकिन इसके बावजूद ये वर्थ इट है। उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बीस्टमैन बोलता है, और ये क्यू गिल्ड के फाउंडर्स में से एक है। इसका लेवल यहाँ पे 23 है और इसका प्रोफेशन स्वॉर्ड्समैन है, और इसका नाम है रीडम। रीडम यहाँ पे हार्वी से कहता है कि तुम एक गलती कर रहे हो, तुम्हारी पूरी पार्टी यहाँ पे इंसानों से बनी हुई है, लेकिन हमारे गिल्ड मास्टर एक बीस्टमैन है। अगर एक बीस्टमैन गिल्ड को यहाँ पे ह्यूमन लीड करेगा, तो फिर ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा इस बात को। और इसके अलावा तुम उस इंसान से सिर्फ आज ही मिले हो, क्या हुआ अगर वो किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई हुआ तो। सुकीशिरो आगे से कहता है किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई, तुम लोग नशे में तो नहीं हो ना। इस पे लोग आगे से बताता है कि रीडम यहाँ पे और कैप्टन हार्वी और साथ ही में क्यू गिल्ड का गिल्ड मास्टर, ये तीनों ही यहाँ पे क्यू गिल्ड के फाउंडर्स हैं, इसलिए उनका ओपिनियन यहाँ पे मायने रखता है। विक्टर आगे से बताता है लेकिन जो रिडीम है वो हमेशा इन लोगों को यानी कि ह्यूमंस को बाहरी वाला समझता है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ड मास्टर बीस्टमैन जो है, वहाँ पे कैप्टन हार्वी एक ह्यूमन है। इसलिए शायद से गिल्ड मास्टर यहाँ पे रिडीम की वजह से सुकीशिरो वाले ऑफर को यहाँ पे ठुकरा सकता है। विक्टर आगे से ये भी कहता है अगर यहाँ पे कैप्टन हार्वी इन लोगों के साथ अच्छा ना होता तो वो लोग ये गिल्ड कब का छोड़ के चले जाते। हालांकि ल्यूक उसे बंद करा देता है, ये कहते हुए कि तुम ज्यादा ना बोलना भाई, तुम इमोशनल हो जाते हो तो कुछ भी बोलने लगते हो। हम लोग हार्वी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्यू और रिडीम को मनाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे बाकी गिल्ड्स भी हैं, जो कि हाई रिवॉर्ड और हाई कॉस्ट के चक्कर में बौखलाई हुई हैं। अगर वो लोग सुकीशिरो की मदद से यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे दूसरे गिल्ड्स के मुकाबले में। और उन लोगों ने यहाँ पे खुद ही देखा है कि सुकीशिरो के स्किल्स कितने ज्यादा लाजवाब है और उसकी स्ट्रेटेजीज कितने ज्यादा काम की रहती है। इस पर रिडीम आगे से कहता है कि भले यहाँ पे हार्वी की टीम को एक नए लीडर की जरूरत हो, लेकिन यहाँ पे रिडीम और क्यू को नहीं जरूरत है उनकी पार्टी के अंदर। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो फिर यहाँ पे सिर्फ हार्वी की ही टीम है जो कि उनकी गिल्ड को नीचे खींच रही है। और रही बात भरोसे की, तो वो लोग इंसान ही हैं और इंसान एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं, ये नेचुरल है। रिडीम का कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंसान ही एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, बीस्टमैन और ह्यूमन एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन रिडीम के कहने का तरीका कुछ ज्यादा ही तीखा था, इसीलिए कैप्टन हार्वी आगे से कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं और मेरी पार्टी अब इस गिल्ड के लिए और ज्यादा लॉयल नहीं है। इसके बाद कैप्टन हार्वी यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स को गिलवाने लगते हैं कि वो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे गिल्ड के लिए काम कर रहे हैं। भले यहाँ पे उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस यहाँ पे रिडीम की पार्टी जितनी हाई ना हो, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने गिल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जिसके बाद रिडीम पीछे मुड़ता है और क्यू से कहता है कि उन लोगों का गिल्ड हमेशा से ही यहाँ पे कंट्रोवर्सी के बीच में फंसा रहा है, सिर्फ हार्वे की ह्यूमन पार्टी की वजह से। और अगर दूसरे गिल्ड्स को यहाँ पे पता चल जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पे एक इंसान को अपने लीडर के तौर पे ले लिया है, तो फिर ये लोग
लोग और भी ज्यादा बेइज्जती को सहेंगे और इनका गिल्ड यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि उन्हें यहाँ पे फ्यूचर को देख के सभी चीजें का फैसला लेना चाहिए। इसके बाद हार्वे यहाँ पे गिल्ड मास्टर से पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। इस पे गिल्ड मास्टर यहाँ पे रिडीम का ही साथ देता है, ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे रिडीम के सजेशन के साथ चलना चाहिए। उसे हार्वे की फीलिंग के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, यानी कि सुकीशिरो की मदद नहीं लेनी चाहिए। और रही बात सुकीशिरो की, तो वो लोग यहाँ पे सुकीशिरो को पूरी हॉस्पिटैलिटी के साथ अलविदा करेंगे, यानी कि पूरे मान सम्मान के साथ में। कैप्टन हार्वे को इससे दिक्कत तो होती है, लेकिन वो यहाँ पे इस फैसले के खिलाफ नहीं जाता है। सुकीशिरो भी आगे से कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ कैप्टन हार्वे के लिए आया था, इतना ही। अगर यहाँ पे बात नहीं बनी है तो वो यहाँ से चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और वो जाते हुए कैप्टन हार्वे से कहता है, निराश काहे होते हो, हम लोग हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, जब भी जरूरत हो तो बुलाने ला। इस पे ये लोग भी कैप्टन हार्वे की तरफ देख के कहते हैं, हाँ हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तो कैप्टन हार्वे को समझ में आ जाता है कि उसके दोस्त हमेशा उसके दोस्त ही रहेंगे। सुकीशिरो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तो चला भाई, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर हमारी मुलाकात दोबारा होगी। इस पे रिडीम भी यहाँ पे सुकीशिरो से कहता है कि अपना ध्यान रखना। वहीं पे हार्वे रिडीम से कहता है कि तुम्हें अभी तक इस इंसान के पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ हम लोग अपने यहाँ पे गिल्ड का फ्यूचर चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने ये मौका खो दिया। रिडीम आगे से यही कहता है कि हंसी आ रही है, एक इंसानी वॉरियर क्या ही कर सकता है, तुमने वो कष्ट क्लियर कर ली, ये तुम्हारा लक ही होगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, यही कहते हुए कि चलो भाई बाद में रिग्रेट ना करना इस फैसले के ऊपर। इसके बाद सुकीशिरो अपने मन के अंदर सोचता है क्या उसे साकुरा को ढूंढना चाहिए या फिर लेवल अप करना चाहिए। साकुरा को ढूंढ के वो उसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसने साकुरा की बनाई हुई शर्ट तिबारा फाड़ दी। अब दोनों को वो डॉग बेस्टमैन याद होगा ना, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ध्यान रखना। वो यहाँ पे सुकीशिरो को ढूंढते हुए आता है, तो सुकीशिरो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए भाई। इस पे डॉग यहाँ पे सुकीशिरो को बताता है कि उनके गिल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी टफ रिक्वेस्ट आ गई है। उनके प्रेसिडेंट या फिर गिल्ड मास्टर ने यहाँ पे इस डॉग से कहा है कि कोई पावरफुल बंदा ढूंढ के लेके आओ जो कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके, और सुकीशिरो इस क्वेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। इसके बाद सुकीशिरो को मक्खन लगाते हुए कहता है कि हमारा गिल्ड तुम्हें खुले हाथों से वेलकम करेगा। मैं वो पल भूल ही नहीं पाया जब मैंने तुम्हें यहाँ पे एकदम पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ में देखा था। रिवॉर्ड की टर्म और कंडीशन तुम्हारे हिसाब से ही होंगे, जैसा चाहो वैसा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुकीशिरो आगे से कहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, रिक्वेस्ट क्या है। सुकीशिरो मन के अंदर यही सोचता है अगर उसे यहाँ पे ये मौका मिलता है तो फिर वो यहाँ पे मोनोपोली कर सकता है और क्वेस्ट को थोड़ा सा फेल बदल करके थोड़ा सा और ज्यादा पैसा कमा सकता है। वो डॉग यहाँ पे सुकीशिरो को बताता है कि ये रिक्वेस्ट एकदम अर्जेंट में आई है। एक वेल्दी यानी कि अमीर मर्चेंट यानी कि कारोबार वाला, उसकी बेटी किडनैप हो गई, उसे रेस्क्यू करने की रिक्वेस्ट आई हुई है। इसके बाद डॉग सुकीशिरो से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, गिल्ड मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुकीशिरो उस डॉग बेस्टमैन से पूछता है क्या गिल्ड यहाँ पे इस तरीके की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं क्या, जैसे कि बच्चों को ढूंढना, किडनैप हुए को वापस लाना और साथ में कुछ प्राइवेट काम भी। इस पे डॉग यहाँ पे सुकीशिरो को बताता है कि गिल्ड को ऑनर से भी ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, इसलिए किसी भी गिल्ड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पैसों का भी काम करते हैं जो कि उनकी कमाई का जरिया होता है। यहाँ तक कि कुछ कई सारी गिल्ड ऐसी भी होती हैं जो कि यहाँ पे कम्पीट करती हैं हाई पेइंग जॉब्स के लिए। डॉग अपनी गिल्ड के बारे में बताता है कि उसके गिल्ड का नाम यहाँ पे पेस गिल्ड है और सिटी के अंदर उसका गिल्ड भी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन वो लोग ज्यादातर यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर ही काम करते हैं, क्वेस्ट के अंदर ज्यादातर क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सुकीशिरो आगे से कहता है कि ये कंपटीशन जो कि रिक्वेस्ट के लिए होता है, यहाँ पे रिवॉर्ड भी गुड होना चाहिए, कम से कम 5 गोल्ड कॉइन तो मिलने ही चाहिए। सुकीशिरो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जब यहाँ पे फार्म वाला मिशन किया था, वही डार्क स्लाइम वाला, तो फिर उसे यहाँ पे 3 गोल्ड कॉइन मिले थे और वो पैसे इतने भी बुरे नहीं थे। लेकिन डॉग यहाँ पे सुकीशिरो को बताता है कि ये क्वेस्ट इतनी भी सिंपल नहीं है। इस बंदे की बेटी यहाँ पे किडनैप हुई है, वो काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से आता है, वेल्दी यानी कि पैसों वाली, और ऊपर से वो सिटी के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस है। इसीलिए इस रिक्वेस्ट को जो रिवॉर्ड होगा वो कम से कम नॉर्मल रिक्वेस्ट के 100 गुना ज्यादा होगा, यानी कि गिल्ड को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 500 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं, जो कि इनके साल का एक्सपेंसेस पूरा कवर कर देगी, यानी कि साल का जितना भी खर्चा आता है वो सब कुछ कवर हो जाएगा बस इस एक ही रिक्वेस्ट से। डॉग यहाँ पे सुकीशिरो से कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर सुकीशिरो मदद करता है तो फिर उसे यहाँ पे आधा रिवॉर्ड मिल जाएगा, यानी कि 250 गोल्ड कॉइन। सुकीशिरो ये वाली बात सुन के एकदम हैरान हो जाता है और मन के अंदर सोचता है अगर वो इतना पैसा यहाँ पे साकुरा को दे देगा तो वो तो बौखला जाएगी, पैसों के ऊपर चलने लगेगी वो। उस दिन साकुरा यहाँ पे भाई बेड के ऊपर नहीं सोएगी, सोने के ऊपर सोएगी वो। फिर इसके बाद अगला सीन यहाँ पे पीस गिल्ड का होता है, जहाँ पे सुकीशिरो से कहता है कि हर कोई अंदर ही इंतजार कर रहा है, हमें अंदर ही चलना चाहिए। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे गिल्ड के अंदर का होता है और जिस वेल्दी मर्चेंट ने यहाँ पे ये क्वेस्ट दी थी उसका नाम वेंटन था। वेंटन यहाँ पे गिल्ड मास्टर से कहता है कि अब से यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो, मेरी बेटी की खबर अभी तक क्यों नहीं आए। और वहाँ पे गिल्ड मास्टर को ये चीज ज्यादातर खास तरीके से याद दिलाता है, अगर तुम लोग ये क्वेस्ट फेल कर देते हो तो फिर तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे यहाँ पे 10 गुना देना पड़ेगा, यानी कि 5000 गोल्ड कॉइन्स। तो वेंटन यहाँ पे इन लोगों को इस सिटी के अंदर कभी रहने ही नहीं देगा, इन्हें भगा देगा यहाँ से। इसे अपनी बेटी से ज्यादा कंपनसेशन की चिंता है। हालांकि गिल्ड मास्टर यहाँ पे वेंटन से यही कहता है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो लोग कल तक
तक यहाँ पे उसकी बेटी को रेस्क्यू कर लेंगे। हम लोग पीस गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसका नाम ह्यूग था। इसका लेवल यहाँ पे 26 है और ये एक शूटर है। वह पे ये लोग वेंटन से यही कह रहे थे कि 10 गुना बहुत ही ज्यादा है, वो लोग ये अमाउंट पे ही नहीं कर पाएंगे। इस पे वेंटन आगे से चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम लोग पे नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें ये पहले ही दिन ही बता देना चाहिए था। तुम लोग यहाँ पे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हो लेकिन इसके बावजूद फेल हुए हो, तो मेरा मजाक बना रहे हो क्या। अब उसी टाइम पे यहाँ पे डॉग बीस्टमैन सुकीसुरो के साथ अंदर आता है। वह पे सुकीसुरो उससे पूछता है कि ये भैंसा ही है क्या तुम लोगों का क्लाइंट। सुकीसुरो डॉगमैन से कहता है कि मुझे पता है कि ये अमीर आदमी है और इसकी रिक्वेस्ट पे क्या तुम लोगों ने यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजी क्या। तो बीस्टमैन यहाँ पे सुकीसुरो को बताता है कि उन लोगों ने भेजी थी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में तुरंत, लेकिन वो लोकेशन यहाँ पे पहाड़ों के बीच में थी, इसीलिए लोगों को यहाँ पे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उन लोगों ने यहाँ पे इनिशियली कम से कम 15 लोग भेजे थे जिनका लेवल यहाँ पे 20 से ऊपर का था। क्या था कि वाइस गिल्ड मास्टर ने यानी कि शूटर ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया था ह्यूग ने, और इन्हें कॉन्फिडेंट था कि ये लोग यहाँ पे डॉटर को रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन ये लोग यहाँ पे एनिमी बेस तक ही नहीं पहुंच पाए और किसी को भी रेस्क्यू नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग जैसे ही माउंटेन के अंदर घुस गए तो फिर माउंटेन के ऊपर ट्रैप्स, गाद लगा के हमला करना और भी कई सारी चीजें इनके इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बेटी को रेस्क्यू नहीं कर पाए क्योंकि एनिमी का ग्रुप कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वहाँ पे कम से कम 20 लोग हैं जिनका लेवल यहाँ पे 19 होगा और इन लोगों का जो लीडर था यानी कि किडनैपर्स का जो लीडर था उसका लेवल यहाँ पे 25 है। इसका ऑक्यूपेशन यहाँ पे बजरगर है यानी कि बुद्धि से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। उसी टाइम पे एक मेंबर जो कि रेस्क्यू टीम के साथ गया हुआ था वो आगे से कहता अगर ये डायरेक्ट बैटल होती तो वो लोग जीत जाते, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही कई सारे ट्रैप्स, एम्बूस और भी कई सारी चीजें थी, इसलिए ये लोग यहाँ पे हार गए और उल्टा पाला इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। सुकीसुरो इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बेस तक पहुंचना ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। वहां तक पहुंचने में तुम लोगों के आधे से ज्यादा लोग खत्म हो चुके होंगे और तुम्हें पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा था। और दूसरी बात, पहले अटेम्प्ट के फेलियर के बाद में एनिमी और भी ज्यादा सतर्क हो गया होगा और वो हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा पूरी तैयारी के साथ में। इस पे डॉग बीस्टमैन आगे से बताता है कि उन लोगों को बाद में इस बात का रियलाइज हुआ और उन लोगों ने ब्रूट फोर्स के अलावा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद कई सारी कोशिशों के बावजूद वो लोग यहाँ पे फेल हो गए और ऊपर से उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स तक को खो दिया। और इन्हीं सब चीजों की वजह से गिल्ड मास्टर ने यहाँ पे तुम्हें इनवाइट किया है क्योंकि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी है। इसके बाद डॉग बीस्टमैन यहाँ पे सुकीसुरो का हाथ ही पकड़ लेता है और आगे से इमोशनल होकर रोते हुए सुकीसुरो से कहता है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस बचा हुआ है, अगर हम उसमें भी फेल कर जाते हैं तो फिर हॉस्टेज अपनी जान खो देगा और हमारी गिल्ड रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान होगा और ऊपर से हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा बर्डन आ जाएगा कंपनसेशन फी का। अब सिर्फ तुम ही हमारी उम्मीद हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपनी जादू वाली आंखों का इस्तेमाल करो और हमारे लिए मदद का पैगाम लेके आओ। सुकीसुरो से कहता है नौटंकी बंद करो यार और 200 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। और वो मन के अंदर सोचता है कि जगह यहाँ पे माउंटेन है, वो भी कई सारे ट्रैप्स के साथ में। एवरेज एनिमी लेवल यहाँ पे 90 है और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी यहाँ पे 55 लेवल का बजरगर है। अगर सुकीसुरो यहाँ पे अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल करे और साथ ही में डुप्लीकेट स्किल का इस्तेमाल करे तो फिर उसके लिए चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे, वो आसानी के साथ इस क्वेस्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकता है। फिर सुकीसुरो ने यहाँ पे जो सैक्रिफाइस स्किल अभी तक अपने स्लॉट में रखी हुई थी तो वो उसकी एनर्जी को और ज्यादा खींच रही थी, इसलिए सुकीसुरो को यहाँ पे एक नई स्किल के साथ में स्विच करना जरूरी था। इसके बाद हम लोग वेंटन को देखते हैं जो कि दोबारा गिल्ड मास्टर को याद दिलाता है अगर तुम लोग इस वाले अटेम्प्ट को भी फेल कर देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे 10 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा यानी कि 5000 गोल्ड कॉइन्स। और फिर सुकीसुरो को ये वाली बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि एक बाप को अपनी बेटी से ज्यादा यहाँ पे पैसों की चिंता है। इसके बाद वेंटन वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि 5000 गोल्ड कॉइन रेडी रखना, लेकिन उसी टाइम पे सुकीसुरो उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी कल तक वापस आ जाएगी, हम लोग वादा करते हैं। हालांकि वेंटन यहाँ पे गिल्ड मास्टर से पूछता है कि ये कौन है, बीस्टमैन के गिल्ड के अंदर इंसान कैसे बात कर सकता है। तो फिर डॉग वाला बीस्टमैन आगे बढ़ता है और अपने वाइस गिल्ड मास्टर को बताता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और ये जॉब के लिए मान गया है। इसके बाद वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पे वेंटन को सुकीसुरो के बारे में बताता है तो वेंटन आगे से कहता है कि इंसानी मेंबर बीस्टमैन गिल्ड के अंदर काफी अजीब बात है और वो सुकीसुरो से कहता है अगर तुम कह रहे हो तो फिर देखते हैं कि कल कर पाते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो फिर तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। तो सुकीसुरो आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप प्राइस डबल कर दीजिए, अगर हम लोग आपकी बेटी को बचा लेते हैं तो फिर तुम्हें यहाँ पे 1000 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। वेंटन उससे कहता है मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो सुकीसुरो उससे कहता है अगर हम लोग मिशन फेल कर देते हैं तो फिर मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुन के भाई इन दोनों को यहाँ पे खून की उल्टी हो जाती है क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है। ये गिल्ड के साथ साथ अपना घर बार भी बेच देंगे ना और टट्टे भी बेच दें तब भी इनके पास इतने पैसे नहीं होने वाले। और वेंटन यहाँ पे सुकीसुरो की शर्त के ऊपर हाँ कर देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये लोग उसकी बेटी को बचा ही नहीं पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी साइन करवा लिया जाता है कि अगर फेल हुए तो 50,000 गोल्ड कॉइन देने ही पड़ेंगे। गिल्ड मास्टर के हाथ कांप रहे थे, वो साइन नहीं करना चाहता था लेकिन करना ही पड़ता है। इसके बाद वेंटन यहाँ से चला जाता है, ये कहते हैं कि अब बस कल का इंतजार है। एक मेंबर जो कि यहाँ पे पहले भी कई बार डॉटर को रेस्क्यू करने की कोशिश कर चुका है वो यहाँ पे वाइस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि आपने साइन क्यों किया। इसके बाद
बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे सुकीसिरो से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे गिल्ड को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, तुमने हमें इतना ज्यादा पुश क्यों किया? मैं खुद उस लोकेशन पे गया हुआ हूँ, तुम्हें जितना लगता है ये उतना सिंपल नहीं है। सुकीसिरो आगे से कहता है क्या पता भाई, क्या पता मेरे पास चांस हो उसकी बेटी को सेव करने का। जिसमें वो बंदा आगे से कहता है चांस साले, हमें 50,000 गोल्ड कॉइन देनी पड़ेंगे, हमारे टट्टे बिक जाएंगे इतने में। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक और गार्ड आता है जो कि यहाँ पे वाइस गिल्ड मास्टर को बताता है कि सेमन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ गया है। सुकीसिरो को पता चल जाता है कि ये अपना डग ही है और डग को यहाँ पे इन लोगों की चोटों को हील करने के लिए बुलाया गया था। अब इसके बाद डग वहाँ पे आता है और उन लोगों से पूछता है मुझे क्यों बुलाया गया है। तो वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पे डग को बताता है कि हम लोग किसी मिशन के दौरान काफी ज्यादा चोटिल हो चुके हैं, तो फिर क्या आप हमारी चोटों को ठीक कर देंगे? तो फिर डग बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे उस बंदे को हील कर देता है अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करके, और उसकी चोटी चुटकियों में ठीक हो जाती है। वह सुकीसिरो उन लोगों से कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके बाद वो डग से कहता है कि हमारी मुलाकात दोबारी हो गई। डग उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वह पे वो मेंबर जिसकी चोटी हील की गई थी वो डग से पूछता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? जिसके बाद डग और सुकीसिरो एक साथ बैठते हैं और डग को पता चल जाता है कि सुकीसिरो यहाँ पे किसी रिक्वेस्ट की वजह से आया हुआ है। वह पे वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पे ह्यूमन वाले सॉरी डॉग बिस्टमैन से पूछता है कि ये सुकीसिरो है कौन बे? साला ये डग को कैसे जानता है? यहाँ पे मुझे 2-3 कनेक्शन इस्तेमाल करने पड़े डग को यहाँ पे बुलाने के लिए, और ये तो उसे पहले से ही जानता है। इस पे डॉग बिस्टमैन आगे से ये कहता है कि शायद से सुकीसिरो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना हम लोगों ने सोचा था। वह पे ये वाला मेंबर सुकीसिरो से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद से तुम्हारे काम में आ सकता है। अब भाई ये वाइस गिल्ड मास्टर है यार, ये वाला असली गिल्ड मास्टर है, मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया था। ट्रांसलेटर की गलती है भाई, हम इसे अब से वाइस मास्टर ही बुलाएंगे। वाइस मास्टर सुकीसिरो से कहता है एक वाइस मास्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूं। सुकीसिरो उससे कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी चोटें ठीक हो चुकी हैं तो फिर हमें चलना चाहिए। उसी टाइम पे गिल्ड मास्टर यहाँ पे डग के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम सुकीसिरो को कैसे जानते हो? हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमने उसे यहाँ पे बुलाया है, लेकिन हम लोगों को उसकी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। जिस पे डग उन्हें बताता है कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ और उसने हाल ही में यहाँ पे व्हाइट सेमन एग्जाम को पास किया है और वो यंगेस्ट व्हाइट सेमन है नॉर्थन सिटी के अंदर, और उसके जितना टैलेंटेड मैंने पहली बार देखा है, और साथ ही में वो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हाई वॉरियर है जिसने अकेले ही यहाँ पे डार्क एरिया को कंप्लीट किया है। जिस पे इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं सुकीसिरो की फीट्स के बारे में जान के कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। और डग आखिर में यही कहता है कि मुझे शायद से नहीं पता है, लेकिन सुकीसिरो उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग है जितना हम लोग सोचते हैं। फिर वाइस मास्टर सुकीसिरो से पूछता है कि प्लान क्या है, हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं? चिंता न करो, हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। हालांकि तुमने यहाँ पे एकदम कंपेंसेशन बढ़ा के हमारी बुंड फाड़ दी है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मुझे थोड़ा सा यकीन है तुम्हारे ऊपर। सुकीसिरो से कहता है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, और वैसे भी यहाँ पे तैयारी जरूरी है। तुम्हें जगह के बारे में पता है ना, मुझे एक जगह पे लेके चलो। वाइस मास्टर को ऐसा लगता है कि सुकीसिरो यहाँ पे सप्लाई रिफिल करना चाहता है, तो वो आगे से बताता है कि उन लोगों के पास पहले से ही सप्लाईज हैं, उन्हें सप्लाई रिफिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुकीसिरो से बताता है दरअसल मैं एरिना जाना चाहता हूँ। इस पे वाइस मास्टर आगे से हैरान होकर कहता है कि तुम्हें एरिना क्यों जाना है यार, तुम्हें इस टाइम पे मैच देखना है क्या? फिर सुकीसिरो को बताता है कि वॉरियर प्रोफेशन यहाँ पे इस तरीके की रिक्वेस्ट के लिए बढ़िया नहीं है, उसे यहाँ पे कुछ स्टेल्थ या फिर छुपा छुपा सा चाहिए। हम लोग वाइस गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसके सीने पे यहाँ पे छुरे चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सुकीसिरो को एरिना तक ले जाता है। ये कहते हुए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन भाई प्लीज कल तक डेडलाइन है, अगर हम लोग फेल होते हैं तो फिर हमारी भाई लक के लग जाएगी, हम सब कुछ बेच देंगे अपना, फिर भी हम लोग कंपनसेशन पे नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद वाइस गिल्ड मास्टर आगे बढ़ता है जो कि मैच देखने के लिए टिकट खरीदने लगता है, लेकिन सुकीसिरो पीछे से कहता है कि वो देखने के लिए नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, मुझे रजिस्टर करवाओ। इस पे वाइस गिल्ड मास्टर दोबारा हैरान होता है कि देखने के लिए नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट का कोई पेपर वेपर वर्क नहीं था। गेट से अंदर घुसो, नंबर वाली पर्ची लो, जैसा ही नंबर आए फाइट करने के लिए एरिना में कूद जाओ, जिसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो भगवान ही जाने। सुकीसिरो एरिना के अंदर जाते हुए हमें बताता है कि उसका एक ही प्लान है, उसे यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के लिए असैसिन प्रोफेशन की जरूरत होगी, तो उसका प्लान यही है कि वो यहाँ पे किसी असैसिन के साथ फाइट करेगा और उसकी स्किल्स को कॉपी कर लेगा। इसके बाद अगला सीन एरिना का होता है और ये घना चोखा बड़ा था। अब उसी एरिना के बीच में हम लोग यहाँ पे कैट ट्राइब के वन आर्म्ड यानी कि एक हाथ वाले दूसरा कट चुका है नारुतो को देखते हैं जो कि एक शैडो असैसिन था और इसका लेवल यहाँ पे 21 है। ये अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। बेसिकली यहाँ पे नारुतो एक असैसिन था तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। पे सामने वाला अपोनेंट एक वॉरियर था तो वो स्लो था अपने हिसाब से। नारुतो यहाँ पे उस वॉरियर को उंगली करता है ये कहते हुए कि आजा, जिसपे वॉरियर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इतना ज्यादा हल्के में ना लो मुझे। जिसके बाद वो आगे से हीरोइक रॉर का इस्तेमाल करता है जो कि यहाँ पे तुम्हारी फाइटिंग स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है और तुम्हारी अटैक पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन नारुतो की स्पीड के सामने ये कुछ भी नहीं था। वो पलक झपकता है यहाँ पे वॉरियर के इर्द गिर्द घूमने लगता है और उसे पार करके निकल जाता है, जिससे वॉरियर को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे नारुतो को हिट नहीं कर सकता। उसी टाइम पे नारुतो असैसिन स्किल का यूज करता है और एम्बुश अटैक का इस्तेमाल करके अपना हाथ वॉरियर के सीने के आर पार घुसा देता है और उसे हरा देता है। हमें इस एम्बुश अटैक के बारे
बारे में बताया जाता है कि ये एक यूनिक स्किल है जिसका असैसिन गिल्ड इस्तेमाल करते हैं। ये स्किल सिर्फ असैसिन गिल्ड वालों के पास ही होती है। बेसिकली ये उनकी पुश्तैनी स्किल है जो कि लेजेंडरी असैसिन नाइटिंगेल ने छोड़ के गया है। बेसिकली वो फाउंडर था इस स्किल का। ये एक हाई फैटल डैमेज वाली स्किल है, यानी कि घातक हमला करती है। इसका इस्तेमाल किसी भी वेपन के साथ किया जा सकता है और हाथ से भी, लेकिन अगर डैगर इस्तेमाल करते हो तो हिट पॉइंट बढ़ जाते हैं। और नारुतो ने यहाँ पे अटैक करने से पहले डैगर का ही इस्तेमाल किया था और इसी तरीके से नारुतो यहाँ पे दोबारा अपने मैच को जीत जाता है और लगातार यहाँ पे नारुतो ही जीतते आ रहा था। बेसिकली नारुतो का और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हाई था और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे सुकीसीरो भी नारुतो की एम्बुश अटैक स्किल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे ये स्किल चाहिए थी। पर स्किल मास्टर यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है अगर तुम उसके खिलाफ जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास चांस ही नहीं है, क्योंकि वो ईस्टर्न असैसिन नारुतो है जो हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। उसका रिकॉर्ड एरेना के अंदर यहाँ पे 21 जीते हैं और 6 हारे हैं और वो लगातार यहाँ पे 3 महीनों तक अपने लिए फर्स्ट प्लेस होल्ड करे हुए है, वो भी लाइट क्लास एरेना के अंदर। और कई सारे गिल्ड उसे यहाँ पे रिक्रूट करना चाहती हैं लेकिन वो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। सुकीसीरो आगे से पूछता है क्या ईस्टर्न असैसिन सच में पावरफुल होते हैं क्या? वैसे गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि यार तुम कैसे इंसान हो यार, तुम्हें ईस्टर्न असैसिन के बारे में नहीं पता है। और वो सुकीसीरो को बताता है कि यहाँ पे कई सारी मिस्टीरियस और पावरफुल गिल्ड हैं इस कॉन्टिनेंट के ऊपर और ईस्टर्न असैसिन गिल्ड उनमें से एक है और नारुतो भी उन्हीं गिल्ड में से एक आता है। अफवाह यह कहती है कि उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया गया है जब उसने अपना एक हाथ खो दिया था। उसे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन नारुतो एक ब्रूटल गाय है जिसे मारने से पहले दया नहीं आती। सुकीसीरो आगे से कहता है तो फिर ये असैसिन गिल्ड एक तरीके से अंडरग्राउंड सीक्रेट गिल्ड है। वैसे गिल्ड मास्टर आगे से कहता है हाँ, अगर तुम्हें इस गिल्ड के बारे में जानना है तो फिर तुम्हें मेंबर ही बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। खैर इसके बाद अरेना के अंदर अनाउंसर बताता है कि नारुतो को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे सुकीसीरो आने वाला है। उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसे असैसिन से फाइट करने दी जाए, लेकिन उसकी गलती यहाँ पे यह है कि वो नारुतो से भिड़ गया। बेसिकली उसकी मैचिंग यहाँ पे नारुतो से हो गई। सभी लोग आगे से कहते हैं अगर सुकीसीरो के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसे घर चले जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन लोगों के बीस्टमैन जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इसके बावजूद वो नारुतो को हरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर एक ह्यूमन क्या ही कर लेगा जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर नारुतो भी आगे से यही कहता है कि बिना एक्सपीरियंस के तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, किसी एक्सपीरियंस वाले को भेजो। इसके बाद सुकीसीरो फाइट करने के लिए जाने लगता है। वाइस गिल्ड मास्टर भी उसे यही कहता है कि तुम नारुतो का सामना करने वाले हो, तुम्हारे पास चांस ही नहीं कि तुम उसे हरा पाओ। तुमने भी फाइट देखी ना कैसे वो हारा गया। एरेना के अंदर कई सारे प्रीस्ट हैं जो कि तुम्हें हील कर सकते हैं, लेकिन दर्द बेहिसाब होगा। सुकीसीरो आगे से कहता है कि एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है जब तुम यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। वाइस गिल्ड मास्टर आगे से कहता है कि ये हमेशा से इतना ज्यादा कूल क्यों बनने की कोशिश करता है, इतना कॉन्फिडेंट आता कहाँ से इसके पास। नारुतो सुकीसीरो से कहता है कि तुम्हारे पास 0 एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम लड़ना चाहो तो फिर मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। सुकीसीरो उससे कहता है कि हाँ ना करो भाई, जितनी स्किल है सारी इस्तेमाल करो तुम। इसके बाद मैच को शुरू कर दिया जाता है और नारुतो सुकीसीरो से कहता है कि वो न्यू कमर्स को बुली नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यहाँ पे इसे जल्दी खत्म कर देगा। इसके बाद सभी लोग भी यहाँ पे नारुतो से कहते हैं कि इसे सबक सिखा दो, दिखा दो कि कौन है असली चैंपियन। इसके बाद नारुतो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो सुकीसीरो के इर्द गिर्द घूमने लगता है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे, भयभीत हो जाओ। सुकीसीरो को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे नारुतो की स्पीड कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए वो यहाँ पे अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्पीड और डिफेंस इंक्रीज हो जाता है और साथ ही में वो डिवाइन आइज को एक्टिवेट करके नारुतो के स्पीड और स्पीड सब कुछ एनालाइज करने लगता है। उसी बीच हम लोग नारुतो को देखते हैं जो कि स्लैश मारने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन नारुतो का जो अटैक था वो अचानक से रुक जाता है। यहाँ तक कि सुकीसीरो को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या, स्पीड इतनी ज्यादा थी। हम लोगों को यहाँ पे ऑडियंस से पता चलता है कि नारुतो ने सुकीसीरो के ऊपर अटैक ही नहीं किया, वो पीछे चला गया बिना अटैक करे हुए। इसलिए सभी लोगों को ये लगता है कि नारुतो यहाँ पे सुकीसीरो का मजाक उड़ा रहा है, अटैक दिखा के अटैक न करके। लेकिन नारुतो के लिए किस्सा अलग था, वो बेचारा घबरा गया था क्योंकि सुकीसीरो का ऑरा यहाँ पे अचानक से चेंज हो गया था और उसके अंदर से वाइब आ रही थी कि साले पीछे हट जाने, गोलियां मार दूंगा खटाखट, तुझसे ज्यादा तेज मेरी गोलियां होंगी, क्योंकि सुकीसीरो के अंदर से एकदम खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। और अब सुकीसीरो उसे उंगली करते हुए कहता है क्या हुआ भाई, गिव अप करने वाले हो क्या, या फिर मैं ट्राई करूं अटैक करने की। फिर नारुतो को उसके एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि सुकीसीरो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि न्यू कमर है, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसी टाइम पे सुकीसीरो के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसका एब्सोल्यूट डुप्लीकेशन यहाँ पे इवॉल्व हो गया है। अब वो अपने अपोनेंट्स की एबिलिटीज को यहाँ पे कॉपी कर सकता है कॉम्बैट के जरिए, यानी कि सुकीसीरो जब भी अपने अपोनेंट से लड़ेगा तो फिर उसके पास चांस रहेगा कि वो अपने अपोनेंट की एबिलिटीज को यहाँ पे कॉपी कर सके। अब उसे निपल छूने की जरूरत नहीं है, इसके लिए और ज्यादा ऑर्गेजम उसे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और सुकीसीरो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये और भी ज्यादा सुविधाजनक था, कौन भाई मर्दों की निपल छूना चाहेगा। इसके बाद सुकीसीरो यहाँ पे अटैक करते हुए कहता है कि चलो ट्राई करते हैं, और वो नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। वहीं पे अब नारुतो को सुकीसीरो से डरने लगा था, वो अपने अंदर सोचता है कि ये इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद सुकीसीरो यहाँ पे नारुतो की जेड स्टेप स्किल को कॉपी कर लेता है, जो कि यहाँ पे यूजर की एजिलिटी और अटैक
डॉज करने की स्पीड को बढ़ा देता है, बेसिकली क्विक स्टेप्स। वहीं पर सुकीसीरो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे नेरुडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेरुडो उसे डॉज कर लेता है और पीछे जाके उसके ऊपर एम्बुश अटैक स्किल इस्तेमाल करता है। ये कहते हुए कि इसके साथ सारे तुम्हारे बफ खत्म हो जाएंगे, लेकिन सुकीसीरो को इस बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे अल्टीमेट फिजिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी गर्दन के ऊपर डिफेंस एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसने अल्टीमेट फिजिक की सारी पावर गर्दन के ऊपर इकट्ठा कर ली, जो कि एक तरीके से इनविंसिबल शील्ड की तरह आ गया। और सुकीसीरो इसकी मदद से आसानी के साथ यहाँ पे नेरुडो के अटैक को डॉज कर लेता है। इससे तो नेरुडो भी हैरान हो जाता है कि साले तूने अटैक कैसे डॉज कर लिया मेरा, बिना किसी दिक्कत के, वो भी एक चोट तक नहीं आई तुझे। नेरुडो को छोड़ो, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो अल्टीमेट मूव था ना नेरुडो का, इसके साथ तो कोई भी घायल हो जाता है। वहीं पे नेरुडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पे कैसे आ सकता है। वहीं पे हम लोग सुकीसीरो को देखते हैं, जिसका डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गया था। अब उसे यहाँ पे और भी ज्यादा स्किल मिल जाती है चूज करने के लिए, और ऑफ कोर्स सुकीसीरो यहाँ पे एम्बुश अटैक को ही चूज करता है, क्योंकि ये बेसिक स्किल है असैसिन्स के लिए और लेजेंडरी भी। नेरुडो इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुकीसीरो से कहता है कि मेरे डैगर ने तुम्हारे ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं मारा, ऐसा कैसे हो सकता है। सुकीसीरो आगे से कहता है कि कुछ भी समझाने का समय नहीं है, अब की मेरी बारी है। जिसके बाद वो चीजी के साथ में नेरुडो के चारों तरफ घूमने लगता है और मौका मिलता है उसके ऊपर थंडरस एम्बुश अटैक से अटैक करता है, यानी कि उसने बिजली भी मिला दी एम्बुश अटैक के साथ में। और इसी एक ही अटैक के साथ में यहाँ पे नेरुडो का खेल खत्म हो जाता है और वो हारा जाता है। और सुकीसीरो ऑरा फार्मिंग करते हुए अरीना से बाहर निकल जाता है और सुकीसीरो को विजेता घोषित कर दिया जाता है। हम लोग वाइस गिल्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि सुकीसीरो से कहता है कि तुम्हारा इक्विपमेंट एकदम टॉप नॉच का है, तुमने ये कहां से खरीदा। वहीं सुकीसीरो के पास जो डिगाइस आर्मर सेट था, वो यहाँ पे सुकीसीरो की बॉडी को असैसिन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है, जिससे उसकी स्पीड यहाँ पे इनहेंस हो जाती है। वाइस गिल्ड मास्टर सुकीसीरो से पूछता है कि रात होने वाली है, कि हम लोग रात में डॉटो को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे क्या। तो सुकीसीरो आगे से कहता है कि हम लोग रात में ही जाएंगे, क्योंकि वही जगह सबसे बेहतर है और वही टाइम बेहतर रहेगा असैसिन्स के लिए। इसके बाद अगला सीन उस लोकेशन का होता है जहाँ पे ये लोग डॉक्टर को रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने जितनी भी बेकार कोशिश यहाँ पे डॉक्टर को बचाने की वो लोग इतनी ही बार यहाँ पे फेल होते गए। एक तो ये इलाका पूरी तरीके से यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है और कोई भी इसके बारे में जानता नहीं है, और ऊपर से सरदर्दी बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं, इसीलिए कोई चाह के भी यहाँ पे डॉक्टर को बचा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी किस्मत से ट्रैप्स को पार करके चले गए, तो फिर यहाँ पे कई सारे गार्ड्स हैं और उनके साथ एक बजरकर भी है। लेकिन वाइस गिल्ड मास्टर जब ये सब कुछ बता के सुकीसीरो की तरफ देखता है, तो सुकीसीरो वहाँ से गायब ही हो गया था। इसके बाद हम लोग 3 गार्ड्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, और हम लोग उसी से थोड़ा दूर सुकीसीरो को पेड़ के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे वो डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है और पूरे एरिया को स्कैन करने लगता है। डिवाइन आइज की मदद से यहाँ पे सुकीसीरो को पता चल जाता है कि कौन कौन सी जगह पे ट्रैप्स लगे हुए हैं और कैसे कैसे ट्रैप्स लगे हुए हैं। डिवाइन आइज यहाँ पे सुकीसीरो के लिए प्लान भी बना देती है कि उसे कैसे कैसे क्या करना है और कब क्या करना है। इसलिए सुकीसीरो पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है मैन आर ब्रेव। इसके बाद सुकीसीरो ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ पे वो तीनों गार्ड्स थे, और उनके पास जाने के बाद वो सिटी या फिर कोई आवाज निकाल के उन गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो फिर उनमें से एक गार्ड यहाँ पे सुकीसीरो को चेक करने के लिए जाता है। वहीं पे जब वो गार्ड थोड़ा सा दूर आ जाता है और सुकीसीरो को ढूंढ रहा था, तो हम लोग सुकीसीरो को देखते हैं जो कि पेड़ पे चढ़ा हुआ था। सुकीसीरो अपने पास से कुनाई निकालता है और उस गार्ड के पास जाके उसे धर दबोचता है और उसके सीने के अंदर कुनाई घुसा देता है अल्टीमेट फिजिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक छोटी सी कुनाई यहाँ पे एक बीस्टमैन का क्या ही उखाड़ पाएगी। खैर उस गार्ड को मारने के बाद सुकीसीरो यहाँ पे टार्जन बन जाता है और ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए थोड़ा सा और पास जाता है, क्योंकि तीसरा वाला गार्ड यहाँ पे अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए एक और गार्ड उसे चेक करने के लिए जाता है। हालांकि जब वो बेचारा उसे चेक करने के लिए जा ही रहा था, तो सुकीसीरो उसे भी घसीट लेता है और उसे भी मार गिराता है। और जब ये तीसरा वाला गार्ड इधर उधर देखता है, तो फिर से कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं पर सुकीसीरो ने दूसरे गार्ड को भी मार गिराया था। इसके बाद गार्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रोशनी करता है और ट्रैप्स को एक्टिवेट करने वाला था, जिससे अगर कोई भी बाहर यहाँ पे आया हो तो वो ट्रैप्स के अंदर फंस के ही मारा जाएगा। लेकिन सुकीसीरो यहाँ पे ट्रैप्स को एक्टिवेट नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो पलक झपकते ही यहाँ पे उस गार्ड के सामने आता है और एम्बुश अटैक का इस्तेमाल करके उसके गले के अंदर डैगर घुसा के उसे भी मार गिराता है। वहीं पे वाइस गिल्ड मास्टर सुकीसीरो को देख के इंप्रेसिव हो जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जब वो पास आ रहा था, तो सुकीसीरो से बताता है कि साले ट्रैप है वहाँ पे, नीचे गिरेगा तो मर ही जाएगा, साइड से आ। वहीं पे वाइस गिल्ड मास्टर सारे ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो बढ़िया ही रहेगा, लेकिन सुकीसीरो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी जब वो लोग डॉक्टर को बचाते हुए निकलेंगे। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा और गहराई में बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए। जो गार्ड इन्हें मिलते हैं ये उन्हें मार गिरा देते हैं। भाई 2-3 तीर मार यार, कितने मारेगा उसे, इतनी बड़ा ना निकाल। इसके बाद थोड़े बहुत और ट्रैप्स, जिसके बाद ये लोग सेंटर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर को रखा गया है। लेकिन उस एरिया को गार्ड करने के लिए यहाँ पे 24 लेवल के हैवी आर्मर्ड वॉरियर को रखा गया था, यानी इनका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं पे वाइस गिल्ड मास्टर सुकीसीरो का फैन ही हो गया था, क्योंकि बिना सुकीसीरो के अब तक वो यहाँ पे अनगिनत बार मारा जा चुका होता। तो सुकीसीरो कहता है अगर इतने ही बड़े फैन बन चुके हो तो फिर मेरे लिए उन हैवी आर्मर्ड वॉरियर्स को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करोगे। इस पे वाइस गिल्ड मास्टर आगे से निराश हो जाता है और कहता
कहता है कि अब तक हम साथ थे लेकिन अब नहीं, और वो वहां से जाने लगता है। तो सुकीसिरो उससे कहता है कि साले मरने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, बस उनका ध्यान भटका और भाग जाए यहाँ से, और उन ट्रैप्स का इस्तेमाल करके इन दोनों को मार गिराना जो हम लोगों ने पीछे छोड़ दिए थे। इस पे वाइस गिल्ड मास्टर आगे से खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि अच्छा इसीलिए तुमने मुझे वहां पे उन ट्रैप्स को एक्टिवेट करने नहीं दिया था। दरअसल डिवाइन आइस ने यहाँ पे सुकीसिरो को पहले ही बता दिया था कि आगे जाके तुम्हें यहाँ पे हैवी गार्ड आर्मर मिलेंगे, इसलिए सुकीसिरो ने उन ट्रैप्स को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो ट्रैप्स इनके खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। सुकीसिरो वाइस गिल्ड मास्टर से कहता है कि अब बाकी काम तुम्हारा है, मैं यहाँ पे सीधा बजरकर से भिड़ने के लिए जाऊंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइस गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे उन हैवी आर्मर गार्ड्स के ऊपर तीर से अटैक करता है। तीर का कोई फायदा नहीं होता उनके ऊपर, हालांकि वो उनसे कहता है अगर तुम्हारे बुंड में दम है तो फिर मेरे पीछे आके दिखाओ। जिसपे ये गार्ड्स उसके पीछे भागते हुए कहते हैं कि चूहा फड़फड़ा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ चलना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भी गैंग बैंग स्टाइल में। इससे वाइस लीडर को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगता है। और सुकीसिरो उससे कहता है अगर इन्होंने तुझे पकड़ लिया तो फिर तेरा खेल खत्म बा। इसके बाद सुकीसिरो टेंट की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पे डॉटर को रखा गया था। जिसके बाद वो अंदर झांकता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे जोर दबस्ती वाला कोई खेल नहीं था, बल्कि डॉटर तो बड़े आराम से यहाँ पे खेल रही थी। वो भी अपने किडनैपर को अंकल बुला रही थी, ये कहते हुए कि ये बाहर के लोग इतने ज्यादा ईवल क्यों हैं, हमेशा हमें परेशान करने के लिए आते रहते हैं। जिसपे बजरकर जो कि इन सभी किडनैपर्स का लीडर है वो आगे से कहता है साले पागल हैं यार, जब देखो तब आया करते हैं हमें परेशान करने के लिए। वहीं पे सुकीसिरो की आंखें बड़ी हो जाती है देख के कि डॉटर तो फुल मजे में है, उसे तो डर ही नहीं है कि वो किडनैप हुई है। वहीं पे डॉटर आगे से साफ मना कर देती है कि उसे खाना वाना नहीं खाना, उसे खेलना है रात के 12 बजे। लेकिन उसी टाइम पे जो बजरका था उसे पता चल जाता है कि सुकीसिरो उनके ऊपर नजर बनाए हुए है, इसीलिए वो सबसे पहले डॉटर के ऊपर कपड़ा डालता है, ये कहते हुए कि आज हम लोग लुपन छुपाई खेलेंगे। लुका छुपे नहीं लुपन छुपाई, यानी कि तुम लुप के अंदर बैठोगे और मैं तुम्हें ढूंढूंगा। इसके बाद वो तुरंत सुकीसिरो के ऊपर घड़ाम से लात मारता है, तो सुकीसिरो अपनी शॉट की मदद से उसके किक को ब्लॉक करता है, लेकिन फोर्स कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए वो 2 साउंड बैरियर बनाता है और धड़ाम से दूर जाके गिरता है। बजरका उससे कहता है कि तुम पेस गिल्ड से नहीं आए हो, तुम कौन हो, मरने से पहले जवाब तो देना चाहोगे ना। तो सुकीसिरो आगे से काउंटर सवाल पूछता है कि साला अपने किडनैपर के साथ में यहाँ पे कौन छप्पा छाई खेलता है, पहले मुझे ये बताओ, तुमने उसे अगवा नहीं किया था। लेकिन बजरका आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और वहीं पे सुकीसिरो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब ये अपने किडनैपर के साथ खेल रहा था तब इसके चेहरे के ऊपर मुस्कान थी, लेकिन अब देखो ऐसा लगता है कि मुझे कच्चा ही चपा जाएगा। वहीं बजरका सुकीसिरो से कहता है कि असैसिन्स को मारना और ट्रैप्स को बाईपास करके यहाँ पे आना काफी बड़ी बात है। सुकीसिरो यहाँ पे बजरका को बताता है कि वो पेस गिल्ड की तरफ से आया है वेंडन की डॉटर को बचाने के लिए, अगर उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा क्योंकि बात बिजनेस की है, बदले की नहीं। लेकिन बजरका दोबारा सुकीसिरो पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं मना करता हूँ, तो सुकीसिरो उसकी किक को अवॉइड करता है और मन के अंदर सोचता है कि बजरका से बात करने का कोई फायदा नहीं होता, इनकी बुद्धि हमेशा गरा भी रहती है और जितना जल्दी लंबी फाइट चलेगी इतना ज्यादा उन्हें गुस्सा आएगा और इनकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब सुकीसिरो भाई साहब ये सब कुछ सोच ही रहे तो फिर बजरका यहाँ पे दोबारा सुकीसिरो के ऊपर किक से अटैक करते हैं और गड़ाम से मारते हैं, इससे नीचे की जगह सैटर हो जाती है। लेकिन सुकीसिरो उसे अवॉइड करके बजरकर के पीछे आता है और एम्बुश अटैक से हमला करता है, लेकिन बजरकर उसे आसानी के साथ डॉज कर लेता है। इसे तो सुकीसिरो भी हैरान हो जाता है कि इतना प्रिसाइसली एम करने के बावजूद इसने डॉज कर लिया। हालांकि बजरकर के हाथ में भी यहाँ पे स्क्रैच लग गया था और वो मन के अंदर यही सोचता है कि इस असैसिन के पास यहाँ पे सारी चीजें एकदम परफेक्ट हैं, इनका स्टैट्स मुझसे कम नहीं है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला डाइगर की जगह पे इतनी लंबी और चौड़ी शॉट क्यों इस्तेमाल कर रहा है असैसिन होने के बावजूद। फिर सुकीसिरो बजरकर से कहता है कि अब जल्दी खत्म करते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों में अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है। तो बजरकर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा पाते हैं कि उससे पहले ही यहाँ पे डॉक्टर बाहर आ जाती है जो कि यहाँ पे बजरकर को अंकल कह के बुला रहे थे कि काहे लड़ाई कर रहे हो यार, सोने दो ना मुझे चैन से। तो बजरकर जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर को देखता है तो अपनी हथियार वगैरह एकदम पीछे छुपा लेता है और आगे से कहता है कि कहा था ना कि बाहर ना हो, जाओ जाओ चुपचंदन जाओ। जैसे सुकीसिरो दोबारा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्या छल कपट चल रहा है भाई। ये साला बजरकर जो कि खूंखार है ये अपने किडनैपर को देख के यहाँ पे प्यार से मुस्कुराने लगता है और ये उसे डर नहीं रहे जिसने उसे किडनैप किया। फिर लोग डॉक्टर को देखते हैं जो कि बजरकर से कहती है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है क्या, तो वो आगे से कहता है हल्की से कट गया था। तो वो सुकीसिरो के ऊपर उंगली करने लगती है, ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल को चोट पहुंचाने की, भाग जाओ यहाँ से, हमें चैन से रहने दो। तो सुकीसिरो आगे से बताता है कि मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी ना हूँ यार, तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। फिर जब डॉक्टर इस तरीके से चिल्ला रहे तो फिर उसे करीना की याद आ जाती है जब वो उसे नाराज रहती थी। खैर डॉक्टर आगे से सुकीसिरो से साफ मना कर देती है कि उसे वापस नहीं जाना है, उसे यहीं पे अंकल के साथ रहना है। एक तो वो मजेदार और ऊपर से काइंड भी है, यानी कि फुल मजा। जिसपे बजरकर डॉक्टर से कहता है कि ठीक है नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। और सुकीसिरो उससे कहता है कि कुछ एक्सप्लेन करोगे दादा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर हम लोग फाइट करेंगे। तो बजरकर उससे कहता है कि चलो अंदर चल के बातें करते हैं, अगर ये डर गई तो फिर ये सोएगी नहीं, फिर मैं चाहे जितना भी कुछ कर लूं। खैर इसके बाद डॉक्टर यहाँ पे सो जाती है तो सुकीसिरो से पूछता है कि ये तुमसे काफी ज्यादा अटैच्ड है, तुमने इसकी किडनैपिंग नहीं की थी क्या। तो बजरकर यहाँ पे सुकीसिरो को बताता है कि वो यहाँ पे विंटन के लिए ही काम करता है, जिसको तुम एक सीक्रेट गैंग कह सकते हो। सुकीसिरो आगे से पूछता है कि वो अपनी बेटी को क्यों उठवाएगा।
तो बजरकर आगे से बताता है धन धन, अगर तुम्हारी हिंदी व्याख्या खराब है तो फिर पैसे। जिससे सुकीसिरो को समझ में आ जाता है कि इसे लेवेंटन यहाँ पे बेटी से ज्यादा कंपनसेशन के ऊपर उंगली कर रहा था कि भैया पैसे देना अगर मिशन फेल किए तो। बजरकर यहाँ पे सुकीसिरो को यही बताता है कि हम लोगों ने वेंटन के लिए ही काम किया है, हम उसकी बेटी को किडनैप करते हैं और वो एडवेंचरस गिल्ड के पास जाता है ये मिशन लेके कि उन्हें उनकी बेटी को बचाना है, और हम उन एडवेंचरस गिल्ड वालों के साथ फाइट करते हैं और मिशन को पास नहीं होने देते, और जब वो मिशन को फेल कर देते हैं तो फिर वेंटन उनसे कंपनसेशन लेता है। सुकीसिरो आगे से कहता है कि चलो ठीक है, कंपनसेशन ले लिया तो फिर क्या यहाँ पे डॉटर को अपने फादर के पास वापस नहीं चले जाना चाहिए सेफली, ये चेक करने के लिए उसे चोट वोट तो नहीं लगी है। लेकिन सुकीसिरो को इसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है क्योंकि बजरकर सुकीसिरो को बताता है कि वेंटन इन न्यू बॉर्न बेबीज को चुरा लेता है और उन्हें अपने नाम से पालता है। ये सब कुछ एक छल कपट है, ये बच्चे उसके लिए वैल्यू से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो फिर ये जिए या मरे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में वेंटन यहाँ पे इसको मारना ही चाहता है और सुकीसिरो आगे से कहता है कि ये तो दो कौड़ी का बिहेवियर है, लेकिन उससे ऊपर मुझे ये बताओ कि ये तुमसे ज्यादा दिन अटैच क्यों है। इस पे बजरकर आगे से बताता है कि मैंने इसको वेंटन से उठा लिया था सीक्रेटली और मैं इसे पाल पोस रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी गिल्ड बनती जाएगी। सुकीसिरो यही पूछता है कि जब वेंटन अपने गोल को अचीव कर लेगा तो फिर इसके लिए कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा, तुम इसके साथ कहीं पे भाग क्यों नहीं जाते हो। जिस पे बजरकर आगे से बताता है कि वो वेंटन के एहसानों तले दबा है। जब वो एक ठंडी धूप में मर रहा था तो फिर वेंटन ने इसे बचाया, कपड़े दिए, घर दिए और इसे वॉरियर बनाया, इसलिए वो वेंटन को धोखा नहीं दे सकता है। सुकीसिरो उससे कहता है कि इस दुनिया के अंदर फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है क्या, हर कोई अपने पर्पस के लिए जीता है। इसका सो कॉल्ड बाप यहाँ पे जैसे ही अपना मकसद पूरा कर लेगा तो फिर ये उसकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। दूसरे शब्दों में तुम ही इसके रियल पेरेंट हो, तुम्हें वेंटन के साथ सारे हिसाब किताब तोड़ लेने चाहिए और इसके साथ भाग जाना चाहिए और यही चीज तुम दोनों के लिए बेहतर रहेगी। बजरकर आगे से यही कहता है कि वेंटन ने इसे बचाया था, नहीं तो ये काफी लंबे टाइम पहले ही मारा जाता, लेकिन उसे यहाँ पे डॉटर की चिंता है। सुकीसिरो उससे कहता है कि तुमने वेंटन की काइंडनेस को काफी साल पहले ही रीपे कर दिया है, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, यही तुम दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन बजरकर को चिंता थी कि वेंटन उन्हें ऐसे नहीं जाने देगा, वो इनके पीछे असासिन छोड़ देगा और इन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। सुकीसिरो उसे बताता है कि उसे बजरकर का दर्द समझ में आता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करके एक साथ रहना मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि जी ना पाओ। तो बजरकर यहाँ पे सुकीसिरो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा वेंटन की, लेकिन सुकीसिरो से मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं अकेले ही कर लूंगा, क्योंकि सुकीसिरो नहीं चाहता है कि वेंटन किसी ऐसी लड़की या फिर बजरकर को परेशान करे जो खुशी खुशी जीना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग वाइस गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि सुकीसिरो के पास आता है, ये कहते हुए क्या तुमने उसे बचा लिया, वो कहाँ पे है, और वो ये भी बताता है कि उसने उन तीनों मॉन्स्टर्स को यहाँ पे खाई के अंदर गिरा दिया और वो मारे गए। सुकीसिरो से कहता है बढ़िया बात है, लेकिन वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पे सुकीसिरो से पूछता है कि वेंटन की डॉटर कहाँ पे है, क्या तुमने उसे बचाया नहीं। तो सुकीसिरो से बताता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, हम लोगों ने डॉटर को बचा के उसे सेफली भेज भी दिया है, अब बस यहाँ पे पैसा और रिवॉर्ड लेने की बारी आई है। इस पे वाइस गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए गिल्ड की तरफ जाने लगता है ये बताने के लिए कि सुकीसिरो ने बढ़िया काम किया है। फिर सुकीसिरो अब वेंटन के पास जाने वाला था कुछ बातचीत करने के लिए। इसके बाद हम लोग वेंटन को देखते हैं जो कि सोने के सिक्के लिए उन्हें छान रहा था और ये कह रहा था कि अब ये किडनैपिंग वाली स्कीम काम नहीं कर रही, उसे कोई नया तरीका निकालना चाहिए। तो सुकीसिरो उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है मिडिल क्लास इंडियंस की तरह। वेंटन आगे से चीखते हुए पूछता है कौन है वहाँ पर, तो सुकीसिरो आगे से कहता है वो जो तुम्हारी जान लेने वाला है। जिस पे वेंटन यहाँ पे अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है कि कोई तो आओ मदद करने के लिए, लेकिन सुकीसिरो आगे से कहता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने पैसे गिनने और छानने में बिजी थे और उन्हें सूंघ रहे थे तब मैं तुम्हारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार रहा था। वेंटन सुकीसिरो से कहता है कि तुम पेस गिल्ड से हो ना, इसका क्या मतलब है, वो सभी गार्ड्स यहाँ पे कैसे मारे गए, वो सभी यहाँ पे एक्सीलेंट वॉरियर थे जिनका लेवल 15 से ऊपर था। तो सुकीसिरो आगे से बताता है कि मेंशन में काफी ज्यादा खुशहाली और शांति थी तो वो थोड़ा सा फ्री अप हो गए थे और मैंने इसी बात का फायदा उठा के एक एक का गला काट दिया। जब वेंटन को समझ में आ जाता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है तो वो सुकीसिरो को वही चीज ऑफर करता है जो उसके पास है, यानी कि धन धन। सुकीसिरो से कहता है अगर पैसों की बात है तो फिर मुझे सिर्फ 5000 गोल्ड कॉइन चाहिए जो तुमने गिल्ड के नाम पे लिए हैं, और तुम्हें हमारी शर्त याद होगी ना, तुम्हारी बेटी अब पूरी तरीके से सेफ है और वो किसी अच्छी जगह पे है। भाई तुम्हें मैंने सुना है कि तुम बच्चों को भी पालते हो, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, क्या वो तुम्हारे लिए पैसों की मशीन है क्या। जिस पे वेंटन आगे से बताता है ऑफ कोर्स अगर उसका प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है जैसा उसने प्लान किया है तो वो लोग पैसा लेके आते हैं, और अगर सुकीसिरो उसकी मदद करे तो वो उनका और भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। सुकीसिरो पूछता है कैसे, तो वेंटन आगे से बताता है उनके ऑर्गन बेच के किडनी बेच देंगे, दो आईफोन ले लेंगे हम लोग। और वो सुकीसिरो से कहता है कि 50-50 कैसा रहेगा, आधा तुम लेना आधा मैं ले लूंगा। सुकीसिरो से पूछता है कि ये वाला प्लान किस लिए। इस पे वेंटन आगे से बताता है कि किडनैपिंग कम रिस्की है ऑर्गन बेचने के मुकाबले में, वो उसे ब्लैक मार्केट में आसानी के साथ बेच सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इसके लिए सुकीसिरो मान जाता है। तो वेंटन उससे कहता है तुम इसके साथ सेटिस्फाई हो तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा शेयर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सुकीसिरो उससे कहता है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा लालची हूँ, मुझे और भी कुछ चाहिए। तो वेंटन उससे पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो सुकीसिरो उसके ऊपर
एब्सोल्यूट थंडरस एम्बुश अटैक से अटैक करता है और उसे मार गिराता है। सुकिसिरो कहता है तुम्हारी लाइफ। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि वेंटन चल बसा है। वेंटन के सीने के अंदर एक छुरे से बहुत ही लंबा धार एकदम छुरा घोप दिया गया, यानी कि वो एकदम कुत्ते की मौत मरा है। और साथ ही में कन्फेशन भी लेटर वो लिख के गया था कि उसने कौन कौन से क्राइम किए हैं, जैसे कि बच्चों की फेक किडनैपिंग, इलीगल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह। वहीं पे हम लोग नारुतो को देखते हैं और वो जैसे इन चोटों को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने यहाँ पे एम्बुश अटैक का इस्तेमाल किया है। वहीं पे नारुतो को ये भी बताता है कि ये स्किल सिर्फ उनके क्लैन के पास ही होती है और कोई इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। और तब जाके यहाँ पे नारुतो को सुकिसिरो के बारे में याद आता है कि वो भी तो ये स्किल इस्तेमाल कर सकता है ना। और नारुतो इस चीज का इस्तेमाल यहाँ पे अपने फायदे के लिए करता है। वो सोचता है अगर वो यहाँ पे असैसिन गिल्ड के लीडर को इस बारे में बता देगा कि किसी ने उनकी गिल्ड की स्किल चुरा ली है तो फिर वो शायद से खुश होकर यहाँ पे उसे मौका दे सकते हैं दोबारा गिल्ड को ज्वाइन करने का। इसके बाद अगला सीन पीस गिल्ड का होता है, जहाँ पे सुकिसिरो इन लोगों के लिए 5000 गोल्ड कॉइन लेके आ गया था और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को यह लग रहा था कि सुकिसिरो जैसे ही इनाम लेके वहां से निकला तो फिर यहाँ पे वेंटन का कत्लेआम हो गया, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा खुश थे कि सुकिसिरो यहाँ पे गोल्ड ले और वो सही सलामत भी है। वहीं पे सुकिसिरो ने जब वेंटन को मारा था तब वो लेवल अप भी हो गया था। वेंटन को मारने के बदले में सुकिसिरो को यहाँ पे बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे। इसके बाद गिल्ड मास्टर सुकिसिरो से कहता है कि हमें इनाम मिल चुका है तो फिर हम लोग इसे इक्वली आधा आधा बांट लेते हैं। तो सुकिसिरो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास पहले से उसका हिस्सा आ गया है, उसे बस यहाँ पे 250 गोल्ड कॉइन चाहिए थे तो उसने बचे हुए यहाँ पे बच्चों के नाम पे डोनेट कर लिए, जैसे कि जो बच्चे बेसहारा हैं और जो फैमिली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि सुकिसिरो चाहता है कि ये लोग उसके पैसों को डोनेट कर दे। तो सुकिसिरो आगे से कहता है कि उसके अलावा भी यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हों पैसे की जरूरत है, उसे जितने की जरूरत है उतने उसके पास है। जिसके बाद सुकिसिरो यहाँ से चला जाता है। सुकिसिरो के जाने के बाद गिल्ड मास्टर अपने लोगों से कहता है कि जैसा कि उसने कहा उसके हिस्से के जितने भी पैसे हैं उन्हें डोनेट कर दो, क्योंकि सुकिसिरो का गोल यहाँ पे लगभग पूरा हो ही चुका था। तो फिर उसे अब यहाँ पे साकुरा की चिंता हो रही थी तो वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे साकुरा से मिल लेना चाहिए। इसके बाद अगला सीन एडवेंचरस गिल्ड के बाहर का होता है, जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। सुकिसिरो मन के अंदर यही सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। जिसके बाद वो जब झांक के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि कोई यहाँ पे साकुरा से बहस कर रहा है। दरअसल ये जो मोटी औरत है ये किसी बीस्टमैन ट्रेडिंग कंपनी की प्रेसिडेंट की बीवी है। ऑफ कोर्स वो बड़ा आदमी ही होगा। तो ये लोग साकुरा से कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से टकराने की, उससे माफी मांगो। इस पे साकुरा आगे से बताती है नहीं आपका कुपूत मुझसे टकराया था, मैं नहीं। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। वही बात ना राजा मंत्री नेताओं वाली चीजें। कि हरामी बच्चा भी आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे नीच बंदे से कभी टकरा ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। वो गार्ड भी यहाँ पे साकुरा से यही कहता है कि माफी मांग लो, ये तुम्हारे खुद के अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन साकुरा मना कर रही थी, ये कहते हुए कि मैं नहीं माफी मांगने वाली। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं उन्होंने देखा ही होगा। लेकिन वो भी अपनी नजरें फेर लेते हैं। साकुरा आगे से कहती है अच्छा मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। और उसी टाइम पे ये मोटी यहाँ पे साकुरा के ऊपर थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए माफी मांगो नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो गार्ड भी साकुरा से ये कहता है कि काहे तज़िद्दपना दिखा रही हो, अपनी औकात में रहो और गलती मांग लो। लेकिन साकुरा नहीं मान रही थी। इस पे मोटी आगे से कहती है अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो फिर कल का सवेरा नहीं देख पाओगी। और ये हरामी कुत्ता भी यही कह रहा था कि मेरा बाप बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो गार्ड यहाँ पे साकुरा से कहता है कि अपने वेपन को नीचे रखो, भले ही तुम एडवेंचरस हो लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे रूल है। वहीं पे साकुरा खुद से यही कह रही थी कि अपने वेपन को नीचे रख दो, इसे सह लो, नहीं तो तुम सुकिसिरो की सारी मेहनत खराब कर दोगी। बस वो यही सोचे जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे सुकिसिरो आता है और मोटी के मुंह के ऊपर गड़ाम से लात दे मारता है। वहीं पे उसका कुपोत आगे से मामा चिल्ला ही रहा था कि उसी टाइम पे सुकिसिरो उसके सामने एकदम बादल की तरह आ जाता है और उसे घूरते हुए देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। और सुकिसिरो इसको भी नहीं बख्शता, इसके मुंह के ऊपर भी उल्टे हाथ का रैप्टा दे मारता है और ये भी गोल गोल घूमते हुए दूर जाके गिरता है। मैं तुम्हें बता दूं मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड आज नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये 4 दिन पहले पढ़ी थी। लेकिन चौथे दिन जब मैंने पढ़ा था ना काफी ज्यादा खुश था मैं, दिन मेरा बन गया था उस दिन। और सुकिसिरो लोगों से कहता है अगर तुम लोग यहाँ पे साकुरा को फालतू में बेइज्जत करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो। क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ था तो अगले चैप्टर में हम लोग नारुतो को देखते हैं जो कि यहाँ पे डार्क गिल्ड वापस आ चुका था। हालांकि वो जैसे ही अंदर घुसता है तो ये लोग उसके ऊपर छुरा रख देते हैं। ये कहते हुए साले आगे ना बढ़ियो, उन्हें गर्दन काट देंगे। तो नारुतो आगे से बताता है कि मैं तो आपका ही कुपूत हूँ भाई, आप ही का हिस्सा हुआ करता था, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। जिस पे यहाँ के आसार से नारुतो से कहते हैं अगर तुम हम में से एक नहीं हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, भले ये किसी काम से ही क्यों ना हो। ये दोनों असैसिन यहाँ पे ह्यूमन थे, इनका लेवल 31 था इस वाला इंसान की तरह जो कि मुझे कैश ऑफ क्लैन की विजार्ड की तरह लग रहा है। बाय द वे वाला 37 लेवल पे था और इन दोनों का नाम नहीं सिर्फ असैसिन है। खैर ये लंबे बाल वाला नारुतो से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने यहाँ पे टारगेट के पैसे चुरा लिए थे और पकड़े जाने पे हाथ काट के लात पे पिछवाड़े पे लात मार के बाहर फेंक दिया गया था। अगर तुम यहाँ पे मिली मिलान के लिए आए हो तो भाग जाओ, मुझे नहीं मिलना तुमसे। इस पे नारुतो आगे से बताता है कि वो यहाँ पे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। उसे एक ऐसे वॉरियर के बारे में पता चला जिसने असैसिन गिल्ड से उनकी स्किल चुरा ली है। ये दोनों भी आगे से ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है क्योंकि इनकी स्किल चुरा ले। और नारुतो से कहते हैं कि जल्दी से हमें डिटेल में बताओ कि वो कौन है और अगर
अगर इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी कोई जबान भी थी। इतना बात करोगे अगली बार से। नारुतो आगे से बताता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो स्किल यहाँ पे एम्बुश स्किल ही है, क्योंकि उसने खुद यहाँ पे उसके खिलाफ फाइट की थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले में वो चाहता है कि उसे यहाँ पे दोबारा गिल्ड के अंदर ले लिया जाए। जिस पे ये असैसिन उससे कहता है इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ठीक हुई तो फिर ये कंडीशनल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाई अरब्स को इस बारे में बता दूंगा। तो फिर बको जो बकने के लिए यहाँ पे आए थे। साकुरा यहाँ पे सुकिशिरो को देख के हैरान हो जाती है और वो गार्ड यहाँ पे सुकिशिरो से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे प्रेसिडेंट की वाइफ और बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की। ये दोनों आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, आज तक हमें ऊपर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया, इसे पकड़ लो और इन दोनों को ही मार दो। और वो सिटी गार्ड से कहते हैं कि ट्रुप्स को यहाँ पे बुला लो और इन दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करो, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड से कह के यहाँ की फंडिंग रुकवा दूंगी। इस पे सिटी गार्ड आगे से कहता है ठीक है, और ये कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो। जिस पे सुकिशिरो उससे कहता है कि उन दोनों ने शुरुआत की थी, ये टेक्निकली सेल्फ डिफेंस हुआ। जिस पे मोटी आगे से कहती है कि मैंने इसके ऊपर का बात उठाया भाई, आज तक किसी ने यहाँ पे गवाही नहीं दी, मैं किसी ऐसे गंदे क्रीचर के ऊपर हाथ भी नहीं उठाऊंगी। सुकिशिरो उससे कहता है अगर इसी तरीके से बोलती रहे तो फिर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगा। इसके बाद यहाँ पे कई सारी गवाही देने वाले हो जाएंगे। वहीं पे साकुरा भी सुकिशिरो से ये कहती है कि हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारे लिए गवाही नहीं देगा, और वो सुकिशिरो से माफी मांगती है ये सब कुछ बवाल करने के लिए। इस पे सुकिशिरो उसे कहता है कि इतनी जल्दी गिव अप ना करो, लेकिन साकुरा आगे से कहती है कि अभी यहाँ पे उसे लगा था कि कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, वो सिर्फ एक हाफ ऑफ बीस्ट है। वहीं पे वो यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी की प्रेसिडेंट की बीवी, और कोई भी यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा सिर्फ उसके लिए, जो कि यहाँ पे एक फुल बीस्ट भी नहीं है। जिस पे ये मोटी भी आगे से ये कहती है कि कौन यहाँ पे किसी ऐसे के स्टैंड लेगा जो कि ना तो बीस्ट है और ना ही इंसान। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हार्वी और बाकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि सुकिशिरो से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पे सुकिशिरो उन लोगों से कहता है कि मैं तो यहाँ से बस गुजर ही रहा था, लेकिन तभी मैंने कुछ बवाल देखा। इसके बाद यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं, जैसे कि पेस गिल्ड के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर, जो कि सुकिशिरो से कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था वैसा हमने कर दिया और सारे पैसे डोनेट कर दिए। और वो लोग सुकिशिरो से पूछते हैं कि तुम तो जा रहे थे ना, रुक क्यों गए। इस पे सुकिशिरो आगे से बताता है कि वो यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, उसके साथी के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। जिस पे लोग सुकिशिरो से पूछते हैं कौन सी प्रॉब्लम भाई, क्या दिक्कत आ गई। वाइस गिल्ड मास्टर आगे से कहता है कि सुकिशिरो के साथ कोई भी लड़ाई करेगा तो फिर वो हमसे भी लड़ाई कर रहा है। वहीं पे इस मोटी का बच्चा भी पिपना बजा ही जा रहा था, और ये मोटी यही सोच रही थी कि सुकिशिरो है कौन। इस पे वो सिटी गार्ड आगे से यही कहता है कि इन दोनों ने यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ के ऊपर हाथ उठाया है और कोई भी इनके लिए गवाही नहीं दे रहा। अगर कोई भी इनके लिए गवाही नहीं देगा तो फिर यहाँ पे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पे ये सभी आगे से एकदम एसीपी प्रद्युमन की तरह कहते हैं क्या बक रहे हो, तुम्हें पता भी है किसने कितना पैसा यहाँ पे गरीबों के ऊपर लुटाया है, साला इसे अवार्ड मिलना चाहिए ना कि कोई सजा। इसके बाद सभी गिल्ड वाले यहाँ पे सुकिशिरो के लिए गवाही देने लगते हैं कि हमने भी देखा सुकिशिरो ने कुछ भी नहीं किया, हमने भी, मैं तो सो रहा था लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि सुकिशिरो ने कुछ भी नहीं किया। साइड से मिस फॉक्स भी बाहर निकलती है, जो कि साकुरा के लिए खड़ी होती हैं, और वो कहती हैं कि मैंने देखा कि यहाँ पे इस औरत ने साकुरा के ऊपर पहले हाथ उठाया था। साकुरा यहाँ पे एक गोल्ड रैंक बैच एडवेंचरर है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मोटी अभी भी यही कह रही थी कि मेरा पति ये है फलाना ढिमकाना। तो फिर अब नॉर्मल लोग भी यहाँ पे सुकिशिरो के लिए गवाही देने लगते हैं। इस पे वो गार्ड अब यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो वो यहाँ पे मोटी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सुकिशिरो उससे कहता है कहाँ जा रहे हो भाई, पहले माफी मांग के जाओ तब यहाँ से जाना। इस पे सभी लोग अभी यहाँ पे मोटी के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम कोई भी हो, मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, माफी मांग के ही जाना पड़ेगा। इस पे मोटी आगे बढ़ती है और वो साकुरा से माफी मांगती है और उसका कुपूत भी। इसके बाद ये लोग यहाँ से कट लेते हैं। फिर सुकिशिरो इन लोगों से शुक्रिया कहता है मदद करने के लिए, जिस पे ये लोग सुकिशिरो से कहते हैं कि कैसी बात करते हो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, तुम्हारी बीवी हमारी भाभी, अगर दोबारा कोई भी दिक्कत हो तो हमारे गिल्ड चले आना बस। इसके बाद ये लोग इन लोगों को अलविदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहीं से इन लोगों की नॉर्थन सिटी वाला आर्क खत्म होता है। वहीं पे साकुरा सुकिशिरो से कहती है कि यार तुमने कैसे अपने आप को बदल लिया, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। इस पे सुकिशिरो आगे से कहता है कि उसने एक खास तरह का गियर पहना है जो कि उसकी यहाँ पे बॉडी को हल्का फुल्का चेंज कर देता है, और वो साकुरा से माफी मांगता है कि उसकी बनाई हुई टी शर्ट दोबारा फट गई, ये चौथी बार हुआ है बाय द वे। लेकिन साकुरा उससे कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ये वाला अपीयरेंस थोड़ा सा और ज्यादा मेच्योर लग रहा है। और वो पूछती है क्या तुम्हारा लेवल अप हो गया क्या, तो सुकिशिरो आगे से बताता है हाँ, वो उन गिल्ड मेंबर्स के साथ में मिशन के लिए गया हुआ था, तो फिर उसका लेवल अप यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद सुकिशिरो यहाँ पे साकुरा को 250 गोल्ड कॉइन भी देता है, तो साकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती इतना पैसा, इतने में तो साला गिल्ड खरीद लूंगी मैं। इस पे सुकिशिरो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक नया इक्विपमेंट खरीदने वाला था, लेकिन ये ऑक्शन सुनने में ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए लोगों को वहां पे चलना चाहिए। तो साकुरा उसे कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो अगर तुम्हें ऑक्शन अच्छा लग रहा है तो फिर हमें ऑक्शन चलना चाहिए, शायद से हमें वहाँ पे कुछ अच्छा माल मिल सके जो हम लोग शायद से केविन को दे सकेंगे। इस पे सुकिशिरो को याद आता है कि उसे तो केविन से भी मिलना है, वो तो इस बारे में भूल ही गया था। उसकी बॉडी के अंदर जो फंसी हुई डार्कनेस है उसे निकलवाने के लिए, नहीं तो वो पेला जाएगा। लेकिन जब ये दोनों इस तरीके से हंसते मुस्कुराते यहाँ से जा ही रहे थे, उसी टाइम पे सुकिशिरो को कुछ महसूस होता है और अगले ही पल इन लोगों के ऊपर कुनाई की बरसात हो जाती है, वो भी दर्जनों
दर्जनों नहीं अरबों खरबों। लेकिन हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि आगे से अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी कुनाई को यहाँ पे एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लोग असासिन गिल्ड की तरफ से ही थे और ये लोग सुकीशिरो से कहते हैं कि तुम बंका यहाँ पे सुकीशिरो ही होगे ना, और वो लोग सुकीशिरो को बताते हैं कि जो कि हमारी स्किल से चुराता है उसे यहाँ पे मौत की सजा मिलती है। और ये दूसरा वाला आगे से कहता है हम लोग असासिन गिल्ड से हैं जो कि तुम्हारा यहाँ पे सर लेने के लिए आए हुए हैं। ये लोग सुकीशिरो से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम असासिन गिल्ड के मेंबर नहीं हो, नारुतो की बात पूरी तरीके से ठीक थी, तुमने हमारे यहाँ पे एम्बुश टेक्निक को चुराया है। ये लंबी जबान वाला यहाँ पे इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अपने लेवल्स को छुपा रहे हो। नारुतो के हिसाब से यहाँ पे सुकीशिरो का लेवल इतना ज्यादा नहीं हाई होना चाहिए, लेकिन रही बात साकुरा की तो फिर उसका लेवल यहाँ पे 20 के ऊपर होना चाहिए। 20 के ऊपर होना चाहिए, बढ़िया जोक है। अबे वो 72 लेवल पे है। वहीं पे ये भी पता चल जाता है कि साकुरा यहाँ पे आधी इंसान है और आधी बीस्ट, तो वो आगे से कहता है लाइक दैट। वहीं पे साकुरा ने जब अपनी स्वॉर्ड निकाली थी तो फिर उसका किलिंग इंटेंट भी निकल रहा था और सुकीशिरो को पहली बार यहाँ पे साकुरा का किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साकुरा यहाँ पे सुकीशिरो को बता देती है कि ये दोनों सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होंगे जिनका वो लोग सामना करने वाले हैं, तो फिर इन्हें यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा। साकुरा के यहाँ पे उन दोनों से मर्डरस इंटेंट महसूस हो रहा है और ऐसा इंटेंट उन्हीं लोगों से रिलीज होता है जिन लोगों ने लाखों अरबों कत्ल किए हो। अगर ये लोग यहाँ पे सच में असासिन गिल्ड की तरफ से हैं तो फिर ये बहुत बड़ी परेशानी है। असासिन गिल्ड बड़ी काफी खतरनाक असासिन गिल्ड है जो कि सदियों से यहाँ पे ईस्ट के अंदर गड़ी हुई है। इन लोगों के पास बहुत सारे यहाँ पे पावरफुल असैसिन्स है और यहाँ पे इन असैसिन्स को पसंद होता है अपने टारगेट्स की बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करना। ये उन्हें बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे ट्रॉफी की तरह देखते हैं। यहाँ तक कि कई सारे पावरफुल गिल्ड भी इनसे पंगा लेने से घबराते हैं। अगर इन लोगों ने एक बार तुम्हारे ऊपर नजर बना ली तो फिर कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे साथ नहीं होगी। सुकीशिरो आगे से कहता है कि वो बस एक बीस्टमैन से मिला था एरिना के दौरान में जो कि इसे गिल्ड से निकाल दिया गया था, बाकी उसका गिल्ड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और वो पहली बार इन लोगों से मिल रहा है। लेकिन तब जाके सुकीशिरो को याद आता है कि ये लोग यहाँ पे उस स्किल की वजह से आए हैं जो उसने यहाँ पे नारुतो से कॉपी की थी, क्योंकि ये स्किल असैसिन गिल्ड की यूनिक स्किल है, इसीलिए वो सुकीशिरो को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद सस्ता विजार्ड इस लंबी जबान वाले से कहता है कि मुझे तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता है, तुम इस लड़की के पीछे जाओ और उसे मेरे पीछे छोड़ दो। अगर मैं इस चोर से उस स्किल को ले लूं और इसका सर और हाथ गिल्ड के पास वापस लेके जाओ तो वो मेरी ईमानदारी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। वहाँ पे ये दोनों अपनी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने वाले थे और ये लंबी जबान वाला आगे से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लड़कियां कितनी स्ट्रॉन्ग हो, ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। इसके बाद ये दोनों अपने असैसिन गिल्ड की यूनिक कॉम्बो स्किल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम था कॉम्बो स्किल एब्सोल्यूट डार्कनेस। अब ये बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन की तरह ही था। बेसिकली जितने एरिया के अंदर ये लोग इनकी डार्कनेस जाएगी उतने एरिया के अंदर ये लोग कैद हो जाएंगे, इनकी मूवमेंट स्पीड धीरे हो जाएगी और इनकी आंखें एकदम बंद हो जाएंगी। बेसिकली ज्यादातर नहीं दिखाई देगा इन्हें। साकुरा सुकीशिरो से कहती है कि ये उनकी यूनिक स्किल है, अलग ना होना। सुकीशिरो आगे से कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि हम लोग अलग हो जाए और 1v1 फाइट करें, ये ज्यादा बेहतरीन तरीका रहेगा। इनफैक्ट मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी टाइम भी ये दोनों इनके ऊपर से निकलते हैं और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि भागने और छुपने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद ये विजार्ड वाला असासिन यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे स्किल को चुरा लोगे और आसानी के साथ जी सकते हो? नारुतो ने हमें बताया था कि तुमने हमारे एम्बुश अटैक को चुराया हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली एम्बुश अटैक क्या होता है। इसके बाद वो सुकीशिरो के ऊपर एम्बुश अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन सुकीशिरो अपनी शॉट को बीच में ले आता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। ये कहते हुए कि 30 लेवल का असासिन मुझे मारना चाहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा और लेवल अप करके आओ। इसके बाद सुकीशिरो उस असासिन के ऊपर स्लैश मारता है तो वो अपने डैगर से ब्लॉक करता है। फिर पे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं ये देख के कि सुकीशिरो ने उसके एम्बुश अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसने ये किया कैसे, इसका लेवल क्या है। इसके बाद वो पीछे हटता है और सुकीशिरो से पूछता है कि लेवल क्या है बाबू तुम्हारा? सुकीशिरो आगे से बताता है 11। असासिन आगे से कहता है धूल चाट लूंगा पर यकीन नहीं करूंगा। जब तक तुम जीनियस ना हो मुझे यकीन नहीं हो सकता है कि तुम मेरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर सको, वो भी 11 लेवल पे। सुकीशिरो उसे कहता है यकीन करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो दोबारा सुकीशिरो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इस मूव से बच के दिखाओ। इसके बाद वो आगे से सपेरा चाल चलने की कोशिश करता है। हाँ भाई यही नाम है सरपेंट वॉक। सिस्टम सुकीशिरो को बताता है कि ये सपेरा चाल यहाँ पे अपोनेंट की स्पीड बढ़ा देती है बिल्कुल एक सपेरे की तरह, जिससे उनकी अटैक स्पीड और एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी मूविंग स्पीड यहाँ पे 30% से ज्यादा बढ़ जाती है। सुकीशिरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये वाली स्किल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, अगर उसके पास डिवाइन आई ना होती तो वो इन्हें देख ही ना पाता। लेकिन उसी टाइम पे असासिन यहाँ पे दोबारा एक और स्किल का इस्तेमाल करता है, इसका नाम था मल्टी एनक्लोजर किलिंग मेथड, यानी कि उसके 3-4 क्लोन बन जाएंगे सुकीशिरो के ऊपर अटैक करने के, लेकिन क्लोज डिस्टेंस में। डिवाइन ऐसे यहाँ पे सुकीशिरो को ये वाले स्किल के बारे में भी बता देता है कि असासिन के यहाँ पे 3-4 क्लोन बन जाएंगे जो कि उतने ही पावरफुल रहेंगे जितने यहाँ पे असासिन होंगे। इसलिए सुकीशिरो यहाँ पे अपने ऊपर अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डिफेंस एक्टिवेट कर देता है, जिससे जब यहाँ पे असासिन सुकीशिरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उन अटैक्स का असर सुकीशिरो
सुकीसिरो के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे असैसिन दोबारा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा इक्विपमेंट है, तुम्हारा लेवल क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम इस अटैक को यहाँ पे डॉज कर सको और ब्लॉक कर सको। इस पे सुकीसिरो यहाँ पे अपने लेवल को रिवील करता है और उसे कहता है कि बोला ना ससुर कि हमारा लेवल 11 बा। इसके बाद सुकीसिरो यहाँ पे दोबारा असैसिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असैसिन दोबारा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हट के अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में यहाँ पे लेवल 11 पे है। वहीं पे जब सुकीसिरो ने यहाँ पे असैसिन के ऊपर स्लैश मारा था तो फिर उसके सीने के ऊपर कट लग गया था और असैसिन सुकीसिरो से कहता है अगर तुम सच में यहाँ पे 11 लेवल पे हो तो फिर तुम सच में एक बहुत बड़ी जीनियस हो जिसको हर एक गिल्ड यहाँ पे रिक्रूट करना चाहेगा। और वो सुकीसिरो को ऑफर देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए ऑफर देना चाहूंगा। मैं अगर यहाँ पे तुम्हें रिकमेंड करूंगा तो फिर यहाँ पे जो हायर अप्स होंगे वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे और तुम्हारे टैलेंट के सामने तुम जीनियस के सामने भी जीनियस रहोगे। ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है असैसिन गिल्ड को ज्वाइन करने की। सुकीसिरो साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे ऐसी चीजें भाती नहीं है और वो किसी ऐसे के ऊपर क्यों ही यकीन करे जो उसे मारना चाहता है। इस पे असैसिन गिल्ड उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अगर यहाँ पे तुम रिक्रूट नहीं होना चाहते हो तो फिर मैं भी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे अपनी एक स्पेशल स्किल का यूज करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए क्योंकि मैं ये टेक्निक हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दरअसल असैसिन ने यहाँ पे अपने किलिंग इंटेंट को चेंज करके उसे अपने वेपन के अंदर शिफ्ट कर दिया था, जिससे वो एक बहुत बड़े डुअल स्पीयर या फिर भाला जो भी उसमें बदल जाता है। और सुकीसिरो ये वाली स्किल देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इस टेक्निक का नाम था किलिंग इंटेंट क्रिस्टल। डिवाइन आइज यहाँ पे सुकीसिरो को बताती है कि किलिंग इंटेंट क्रिस्टल एक हाई लेवल असैसिन गिल्ड की कैप्चर स्किल है। इसको यहाँ पे किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करके और ऑरा को मिला के एक शार्प वेपन बना दिया जाता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस अटैक को यहाँ पे ना ही ब्लॉक किया जा सकता है और ना ही अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए जब यहाँ पे असैसिन सुकीसिरो के ऊपर उस क्रिस्टल वेपन से अटैक करता है तो वो उसके कंधे को चीरते हुए पार निकल जाता है, जिससे सुकीसिरो को समझ में आ जाता है अगर वो यहाँ पे अल्टीमेट फिजिक का भी इस्तेमाल करे तब भी वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सुकीसिरो को समझ में आ जाता है अगर ये वाला अटैक उसके सीने या फिर दिल को चीरते हुए गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पे असैसिन सुकीसिरो से कहता है कि हल्के में ना लो हमका, ये उसकी अल्टीमेट स्किल है। भले वो यहाँ पे लेवल 30 पे हो और सुकीसिरो कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन वो यहाँ पे उसके लेवल के सामने टिक नहीं पाएगा। इस टेक्निक के सामने अगर किसी का भी लेवल यहाँ पे 30 से नीचे है तो वो उसके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि सुकीसिरो ने यहाँ पे गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है तो वो आसानी के साथ मर सकता है। इसके बाद वो सुकीसिरो के ऊपर अटैक करता है, ये कहते हैं कि जाओ और जाके मरो। भाई तो वो सुकीसिरो के इस बार खोपड़ी को टारगेट करने वाला था पट्ट से हेडशॉट वाले मूव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेपन और कोई भी स्किल सुकीसिरो के काम नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि अल्टीमेट फिजिक की भी। तो फिर सुकीसिरो के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, उसे यहाँ पे हथौड़े को बुलाना ही पड़ता है। और जब सुकीसिरो हथौड़े को बुलाता है तो फिर उसके एनर्जी लेवल अचानक से बढ़ जाता है। इस एनर्जी का ऑरा देख के यहाँ तक कि असैसिन भी हैरान हो जाता है। और ऑफ कोर्स सुकीसिरो का लेवल अभी यहाँ पे काफी ज्यादा कम था, इसलिए सुकीसिरो इस हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ 1 सेकंड के लिए कर सकता था। और सुकीसिरो असैसिन से कहता है कि अटैक करो, देखता हूँ कि मैं इस बार इसे ब्लॉक कर पाता हूँ या नहीं। हम लोग सुकीसिरो को देखते हैं जो कि हथौड़े का इस्तेमाल करके बिल्कुल थॉर की तरह ही उड़ने लगा था। बाय द वे पैनल स्कूल वहीं पे सुकीसिरो को पता था कि वो हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही कर सकता है, इसलिए सुकीसिरो को एकदम करेक्ट हिट मारना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, यानी कि 1 शॉट किल। यहाँ तक कि असैसिन भी सुकीसिरो के हथौड़े की पावर देख के हैरान हो जाता है। वो आगे से पूछता है कौन सा वेपन है भाई, कहाँ से खरीदा? सरोजनी नगर से। लेकिन सुकीसिरो उसे कहता है अगर तुम में दम है तो फिर इसे ब्लॉक करके दिखाओ। इस पे असैसिन आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि लेवल 11 का वॉरियर मुझे यहाँ पे चैलेंज भी कर सकता है? मैं इस तरीके के बफ से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। इसके बाद वो खुद को रेडी करता है और यहाँ पे किलिंग इंटेंट इविल क्रिस्टल स्पिरिट का इस्तेमाल करता है। सिस्टम हम लोगों को बताता है कि किलिंग इंटेंट इविल क्रिस्टल स्पिरिट एडवांस असैसिनेशन स्किल है असैसिन गिल्ड की, जो कि किलिंग इंटेंट क्रिस्टल का और पावरफुल वर्जन है। ये वाले स्किल यहाँ पे असैसिन वेपन और बॉडी और साथ ही में किलिंग इंटेंट को मर्ज करके बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अनस्टॉपेबल डेडली अटैक करता है। इसके बाद सुकीसिरो अपने हथौड़े को उठाता है और स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसी बीच हम लोग साकुरा वाली साइड को देखते हैं और साकुरा जानते हो भाई लेवल 72 पे है। उसके लिए यहाँ पे 27 लेवल के किसी असैसिन को मारना चुटकी मारने जितना आसान है। भीम गुस्सा ना होना भाई, टुनटुन मौसे के लड्डू मेरे इलाके में नहीं बिकते, रामा स्वीट्स के हैं यहाँ पे। और वैसे भी साकुरा ने यहाँ पे दूसरे वाले असैसिन को कुत्ते की मौत मार दिया था, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत बड़ा जोक है जब ये कह रहा था कि ये साकुरा को आसानी के साथ हरा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सुकीसिरो और असैसिन को देखते हैं और जब वो दोनों वेपन आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और सुकीसिरो मौका देखते हैं यहाँ पे वेपन के हथौड़े की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पे वो बड़ी इजीली ही यहाँ पे असैसिन को एक डेडली स्ट्राइक मारता है। इससे असैसिन सीधा जमीन में जा टकराता है और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। असैसिन मरने से पहले कहता है कि इतनी इनक्रेडिबल पावर है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये लेवल 11 पे हो। इसके बाद वो मरने से पहले यहाँ पे एक स्किल को रिलीज करता है जो कि समनिंग डेथ कॉल था और असैसिन सुकीसिरो से कहता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर तुम असैसिन गिल्ड के बहुत बड़े वाले शिकार बन जाओगे और तुम्हें यहाँ पे चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सुकीसिरो ने यहाँ पे हथौड़े का इस्तेमाल किया था, इसीलिए
वो जैसे ही नीचे आता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक जाती है। फिर सुकीशिरो के पास टाइम भी नहीं था कि वो यहाँ पे हीलिंग पोशन का भी इस्तेमाल कर सके और वो तुरंत बेहोश ही हो जाता है। लेकिन उससे पहले वहाँ पे साकुरा आ जाती है जो कि असैसिन को मार देती है और सुकीशिरो को बचा लेती है। इसके बाद अगला सीन थोड़े टाइम का बाद का होता है जहाँ पे सुकीशिरो साकुरा से चिपका हुआ था और साकुरा उसे कहती है कि काफी आसानी के साथ उन्होंने यहाँ पे सिंगल ब्लो में उसे हरा दिया। इसके बाद वो अपने पास से हीलिंग पोशन निकालती है और सुकीशिरो को पिलाने लगती है। सुकीशिरो आगे से कहता है टेस्ट माँ कसम बहुत ही घटिया है। साकुरा आगे से कहती है कि इसीलिए वो कभी भी इस पोशन को नहीं पीती है। साकुरा सुकीशिरो से कहती है कि हथौड़ा काफी ज्यादा बलवान था लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया करो जब मैं आसपास ना हूँ। सुकीशिरो आगे से बताता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए उसे एक बार में ही सब कुछ देना था। जिस पे साकुरा भी हामी भरती कि ये काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन था जो एक बार में ही बैटल को जल्दी खत्म कर देना। इसके बाद वो सुकीशिरो से कहते हैं कि तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ पे कई सारे 10th लेवल के वॉरियर परेशान करते हैं और तुम अकेले उनके सामने हो तो फिर अब तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो एक साथ हमला करे या फिर ना करे तुम्हें डरने की कोई भी चीज नहीं है। सुकीशिरो उससे कहता है यार बुद्धि बड़ी तेज है तुम्हारी, कहाँ से लाती हो, बादाम खाती हो क्या? साकुरा आगे से कहती है हाँ वो बादाम खाती है। इसके बाद सुकीशिरो इसी बारे में सोचता है कि उसे अब यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, वैसे भी वो लेवल 12 पे पहुंचने ही वाला है, उसे अब अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। क्योंकि उसे करीना की काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उसने पहले यहाँ पे मीना के ग्रुप से टक्कर ली थी और उसने वहाँ पे बुली को भी परेशान किया था और ऊपर से बिल्ला का बाप यहाँ पे ब्लू स्नेक गैंग का अंडर बॉस है। और अब इस बार सुकीशिरो की बारी है कि अब वो यहाँ पे कुछ करे। उसी टाइम पे साकुरा अपने पास से यहाँ पे कुछ हाई ग्रेड की पोशंस बाहर निकालती है और वो सुकीशिरो को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम में आएंगे। सुकीशिरो पोशन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये पोशन यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट को 45% से बढ़ा सकते हैं, यानी कि सुकीशिरो यहाँ पे 12 लेवल पे पहुंच जाएगा केविन के टाउन पहुंचने से पहले ही। इसके बाद सुकीशिरो साकुरा से कहता है कि चलो भाई अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने जितना भी आराम करना था कर लिया है। इसके बाद ये लोग अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं। सफर के दौरान इनकी मुलाकात यहाँ पे कुछ मिनी मॉन्स्टर से हो जाती है जिनको ये लोग काफी आसानी के साथ हरा सकते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे एक फील्ड बॉस से भी टकरा जाते हैं जिसको भी ये लोग काफी ज्यादा आसानी के साथ हरा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों की मुलाकात एक पार्टी के साथ होती है जो कि अपना क्वेस्ट पास नहीं कर पा रही थी, तो ये लोग उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और सुकीशिरो सिंगल हैंडेडली ही उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है और इस तरीके से सुकीशिरो यहाँ पे सक्सेसफुली लेवल 12 तक पहुंच जाता है बिना किसी दिक्कत के। और इसी के साथ ये लोग उस टाउन में भी आ जाते हैं जहाँ पे केविन रहता है। साकुरा सुकीशिरो से कहती है कि उन लोगों को रात बिताने के लिए एक रूम ले लेना चाहिए। इसके बाद ये लोग होटल की तरफ जाते हैं जहाँ पे पहले एक बंदा खड़ा था जो कि इन लोगों से कहता है कि हम आपको प्रीमियम वैल्यूएबल रूम प्रोवाइड करेंगे। साकुरा उसे पूछते हैं कि 2 रूम अवेलेबल हैं और सुकीशिरो आगे से कहता है कि प्रीमियम की जरूरत नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसे बचाने हैं। इस पे वो होटल मैनेजर आगे से कहता है कि सिर्फ उनके पास एक ही रूम बचा हुआ है क्योंकि केविन यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, इसीलिए उनके होटल में यहाँ पे कई सारे गेस्ट आए हुए हैं तो एक ही रूम बाकी है। सुकीशिरो यहाँ पे उस होटल मैनेजर से पूछता है कि केविन यहाँ पे कौन सा मेला लगवा रहा है टूर्नामेंट भाई। फिर साकुरा का मुंह बन जाता है क्योंकि उसका केविन के साथ कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है। वो होटल मैनेजर सुकीशिरो को बताता है कि तुम लोग एडवेंचरर ही हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता है कि केविन यहाँ पे कई बार रिफाइनिंग टूर्नामेंट करवाता है, एक लार्ज स्केल एल्केमी रिफाइनिंग टूर्नामेंट जो कि यहाँ पे कई सारे सेमंस एक साथ होल्ड करवाते हैं। इस कंपटीशन के दौरान में यहाँ पे कई सारे एक्सीलेंट पोजीशन बनते हैं, इसलिए ऐसे टूर्नामेंट काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं एडवेंचरर्स के बीच में। ये वाली बात साकुरा ने बताई थी। अरे 4 बार स्क्रॉल करना पड़ता है तब तो फोटो दिखती है, क्या पता नहीं कौन सा बबल किसके लिए बना है। बबल का मतलब जिससे ये लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। साकुरा सुकीशिरो से कहती है कि हम लोग यहाँ पे जल्दी इसलिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ शॉप्स और पोजीशंस को चेक कर सके जो कि नेसेसरी होंगे। सुकीशिरो यहाँ पे मैनेजर से दोबारा पूछता है रूम है ना, वो मैनेजर आगे से कहता है एक ही है जनाब। तो सुकीशिरो साकुरा से पूछता है अगर तुम्हें रूम शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग एक रूम ले सकते हैं और साकुरा को कोई भी दिक्कत नहीं थी, शर्मा जो रही थी बेचारी। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक और कपल आ जाता है जिन्हें भी यहाँ पे प्रीमियम रूम चाहिए था और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रूम के पीछे लड़ाई दंगा होगा। बाय द वे इस लंगूर के हाथ में ये अंगूर कैसे लगा? बाय द वे ये ब्लू सेमन था और इसका नाम विंसेंट था जिसका लेवल 15 है। ये होटल मैनेजर यहाँ पे जैसे विंसेंट को देखता है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये कहते हुए कि हमारा रूम आपके लिए ही तो रिजर्व था, आपके लिए हमने बुक करके रखा था, आइए और पसर जाइए। और ये लोग सुकीशिरो को इग्नोर करते हुए रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो सुकीशिरो आगे से कहता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कुछ चीजें ऑर्डर के हिसाब से चलती हैं। इस पे विंसेंट पीछे मुड़ता है और सुकीशिरो से कहता है कौन सा ऑर्डर भाई, तू मुझे जानता नहीं क्या? मुझे हंसी न दिला, वो बचा हुआ आखिरी प्रीमियम रूम मेरा ही होगा। और वो होटल मैनेजर से कहता है कह रहे बात ठीक है कि नहीं? होटल मैनेजर आगे से कहता है ऑफ कोर्स मालिक। साकुरा आगे से यही कहती है कि हम लोग यहाँ पे पहले आए थे तो फिर वो रूम हमारा होना चाहिए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? इस पे होटल मैनेजर उन दोनों से कहता है कि ये विंसेंट है, अगर तुम इसे सच में नहीं जानते हो तो ये केविन के जीनियस डिसिपल्स में से एक है। द ब्लू सेमन विंसेंट यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस और कई सारी चीजों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। ये सिर्फ यहाँ पे रिफाइनिंग में ही टैलेंटेड नहीं है बल्कि इसका मास्टर भी यहाँ पे रेड सेमन केविन है। इसका लेवल यहाँ पे 30 से भी ऊपर है और हर एक एडवेंचरर उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए मैं यही
यही चाहूंगा कि तुम लोग फालतू में बवाल यहाँ पे ना ही करो। इसके बाद हम लोग छुई को देखते हैं और दिल मेरा है इसके पास। और ये साकुरा और सुकीसिरो को बुरा भला भी नहीं कहती है, ये उनसे बस इतना ही कहती है अगर तुम यहाँ पे विंसेंट को नहीं जानते हो तो फिर तुम लोग यहाँ से नहीं होगे। अब तुम लोग ये मत कहना कि मैं लड़की को देख के अपने रंग बदल लेता हूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, इससे भी नीच हूँ। हालांकि विंसेंट पता नहीं साला हरामी छुई से कहता है कि तुम इन्हें छोड़ दो यार, इन्हें इग्नोर करो। जैसे ये मेरे मास्टर के बारे में सुनेंगे इन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। सुकीसिरो आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये केविन का डिसाइपल है, वो रूम हमारा था, हमारा ही रहेगा। इस पे ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और विंसेंट यहाँ पे सुकीसिरो से कहता है कि मैं केविन के डिसाइपल हूं और ऊपर से मैं यहाँ पे ब्लू सैमन भी हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर घुसने भी नहीं दे सकता। सुकीसिरो से कहता है कि मैंने पहले भी कहा है, जिसके बाद वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे नीचे पटक देता है। ये कहते हुए फर्क नहीं पड़ता। विंसेंट खड़ा होता है और वो सुकीसिरो से कहता है कि याद रखना, मैं कभी तुझे टूर्नामेंट के अंदर घुसने भी नहीं देगा, तुझे पछतावा हो गया। सुकीसिरो से इग्नोर करते हुए यहाँ पे मैनेजर से कहता है चलो यार होटल दिखाओ, रूम दिखाओ अपना। हगने के लिए वेस्टर्न सीट है या नहीं? हगने बैठता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है मेरे। पीछे से विंसेंट सुकीसिरो से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसके लिए बहुत बड़ा प्राइज दोगे। वह साकुरा को भी चिंता हो रही थी और वो सुकीसिरो से कहती है कि वो केविन का डिसाइपल है। सुकीसिरो आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है कि वो किसका डिसाइपल है, मैं लोगों को वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे वो मुझे ट्रीट करते हैं। अगर कोई मुझसे इज्जत से बात करेगा तो फिर उसे इज्जत मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो फिर उसे लात मिलेगी। मैं यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होने देने वाला जो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, यानी कि वही बुलिंग दबा देना। साकुरा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पहले क्या भाई। इसके बाद उन्होंने अपना रूम लेते हैं और रूम के अंदर ही सो जाते हैं और सुकीसिरो यहाँ पे बाउंडलेस पैसेज का इस्तेमाल करता है और रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। इसके बाद सुकीसिरो अपने घर पे उठता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि करीना उसके बगल में ही सो रही है। वहीं पे सुकीसिरो करीना को देखता है तो फिर उसे दोबारा सभी चीजें याद आने लगती हैं। ये करीना को क्या क्या झेलना पड़ा है, वो कैसे चल नहीं पाती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद वो करीना के गियर्स की तरफ देखता है तो वो ठीक हो चुके थे। इसे सुकीसिरो को समझ में आ जाता है कि करीना ने यहाँ पे उन्हें खुद ही ठीक किया है और वो मन के अंदर सोचता है कि करीना ने यहाँ पे अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी बस उसके गियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सुकीसिरो ने इन्हें गिफ्ट दिया था पैसे फूक के, वो भी बहुत ज्यादा। सुकीसिरो करीना से कहता है कि उसने करीना को पहले यहाँ पे काफी कुछ सहने दिया है, लेकिन अब वो किसी को भी यहाँ पे करीना को बुली करने नहीं देगा। और ऑफ कोर्स टांगे हील करने का भी वादा वो करता है, उसे नहीं भूलता। इसके बाद सुकीसिरो सिस्टम को ओपन करता है और कुछ सेट्स को बदल देता है और कुछ वेपन्स को भी, बस इतना ही करता है। जिसके बाद वो सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब ये दोनों स्कूल जा रहे थे तो करीना अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो उसे पूछते हैं क्या किया है भाई तुमने अपने ऊपर, तुम बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहे हो बस एक रात के अंदर। दरअसल सुकीसिरो ने यहाँ पे डिस्गाइज आर्मर पहना हुआ है तो उसका अपीयरेंस चेंज हो चुका है। सुकीसिरो आगे से यह कहता है कि बस उसने हेयर कट लिया है और थोड़ी सी एक्सरसाइज की है बस। करीना आगे से कहती है कि एक रात में चलो मैंने बाल कटवा लिए, लेकिन इतने लंबे कैसे हो गए तुम, बांस खाया था क्या तुमने? सुकीसिरो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना ध्यान रखो बस, मेरे बारे में चिंता ना करो। और वो पूछता है कि तुम्हारा क्लास कैसा चल रहा है। इस पे करीना मीना और स्पीली वाली का नाम क्या था भाई, जो भी हो, याद करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक ही ठाक है। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बाहर ही खड़ी थी तो करीना काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन सुकीसिरो इनको घूर के ही देख रहा था कि उंगली ना उठाइयो, नहीं तो कभी भी नेल पॉलिश ना लगा पाई हो इमा। इस पे ये दोनों घबरा जाते हैं और अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। और सुकीसिरो करीना से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। इस पे करीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मन के अंदर सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुकीसिरो हीरो बन चुका है। और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि इनके साथ हुआ क्यों है। फिर मीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने मन के अंदर सोचती इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की। और वो मन के अंदर सोचती है कि वो बिल्ला की फैमिली इस्तेमाल करेगी इन दोनों को मजा चखाने के लिए। इसके बाद हम लोग सुकीसिरो के बुलीज को देखते हैं और उनके पीछे यही बात चल रही थी कि ये लोग सुकीसिरो को क्या और ज्यादा बुली करेंगे। हालांकि इनका जो लीडर था उसे बस ये लग रहा था कि इसकी थोड़ी बहुत गलती थी और ये केयरलेस हो गया था, तो सुकीसिरो इन्हें हरा पाया। और ये कह रहा था कि ये सुकीसिरो को दोबारा मजा चखाएंगे। लेकिन उस टाइम पे सुकीसिरो उनके सामने आता है तो ये लोग सुकीसिरो को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इनसे भी लंबा हो गया था। इसके बाद हम लोग टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अनाउंस करती है कि फ्यूचर स्टार टूर्नामेंट होने वाला है, अगर कोई भी हिस्सा लेना चाहता है तो वो हिस्सा ले सकता है। और ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट जब भी होता है तो कई सारे स्कूल्स यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, इनका ये स्कूल नहीं लेगा। टीचर इन लोगों को बताती है कि यही इनके लिए मौका है, ये लोग अपने स्कूल को यहाँ पे चमका सकते हैं, इसलिए अगर कोई भी हिस्सा लेना चाहे तो वो रुके नहीं, हिस्सा ले ले। हम लोग सुकीसिरो की बुली को देखते हैं जो कि आगे से कहता है आप मजाक कर रही हैं टीचर, फ्यूचर स्टार टूर्नामेंट यहाँ पे हीरो क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है, ना कि किसी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे हर साल एंटर होते तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीता है,
हीरो क्लास वाले हमेशा से यहाँ पे टॉप करते हुए आए थे और हमेशा टॉप करते ही रहेंगे, बेइज्जती साला अलग से होती है कि कभी भी जीत नहीं पाते। दूसरा वाला बुली आगे से कहता है कि सही बात है, हमेशा से हीरो क्लास वाले ही जीतते आए हुए हैं, रेगुलर स्टूडेंट टिक ही नहीं पाते हैं। लास्ट टाइम इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था तो ये लोग मैराथन के अंदर हिस्सा लिए थे। जब तक ये लोग आधा रास्ता क्रॉस किए थे तब तक हीरो क्लास वाले अपना जीत की एकदम ट्रॉफी भी ले चुके थे। दैट वाज टू मच। यहाँ तक कि ऑफिसर्स को भी चिंता नहीं है कि कुछ स्टूडेंट बाकी कम से कम उन्हें फिनिश तो कर लेने दो ना, भाड़ में जाए वो, ट्रॉफी दो ही नहीं। इसीलिए जो भी नॉर्मल स्टूडेंट थे वो आगे से हाथ जोड़ देते हैं, मालिक रहने दीजिए। तो टीचर इन लोगों को मोरल बढ़ाने के लिए कहती है कि प्राइस भी बढ़िया है इस बार। यहाँ तक कि टीचर्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, और वह लोगों को बताती है कि इस बार इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले हीरो स्कूल एसोसिएशन है। यहाँ तक कि कई सारे फेमस गिल्ड के हीरोज भी आने वाले हैं और स्कूल हीरो एसोसिएशन के लीडर्स भी आएंगे। इसलिए इस बार प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रैंड रखा गया है, 10 मिलियन येन यानी कि 1 करोड़ रुपए, सॉरी डेढ़ होता है ना, 1 येन बराबर। और पैसे का नाम सुन के हर कोई भी मचल जाता है, इसलिए ये भी बौखला जाते हैं, कितना ज्यादा पैसा, लाख कहाँ से रहे हो बे, करप्शन है क्या। वह पे सुखीसिरो भी पैसे की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो इस 1 करोड़ में से 60 लाख यहाँ पे गैंग को दे सकता है जो उसने उधार लिया हुआ था। इसके बाद वो बचे हुए पैसों से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकता है जहाँ पे एलिवेटर रहेगा। इन लोगों को सीढ़ियां इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए करीना को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और ऊपर से यहाँ पे हीरो रिलेटेड सिस्टम भी चलने वाला है, इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे सुखीसिरो को नोटिस भी कर सकते हैं और उसे और ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। बेसिकली हीरोज को पेंशन वेंशन मिलती होगी वही कुछ। और वैसे भी गोल्ड कॉइंस के मुकाबले इस दुनिया में धन ज्यादा जरूरी है, बेसिकली कैश। इसे सुखीसिरो यहाँ पे अपनी और करीना की लाइफ और भी ज्यादा बेहतर कर सकता है। इसलिए सुखीसिरो फैसला करता है कि वो यहाँ पे 10 मिलियन रुपए जीतेगा और साथ ही में हीरो स्कूल एसोसिएशन की अटेंशन भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि पैसा ही पैसा। हालांकि बुली आगे से कहता है प्राइज काम से कोई भी लेना देना नहीं है, हम पार्टिसिपेट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीनियस हीरो क्लास के स्टूडेंट ही उसे जीतने वाले हैं। इस पे सभी लोग भी आगे से ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास चांस ही नहीं है तो हम लोग इसमें हिस्सा ही क्यों ले। लेकिन उसी टाइम पे सुखीसिरो अपना हाथ खड़ा करता है, वो कहता है कि वो इसमें हिस्सा लेना चाहता है। जिसपे बुली आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने हमें मारा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरीके से दुनिया को ही जी सकते हो, इतना ज्यादा भ्रम में ना रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हीरो क्लास के स्टूडेंट के साथ कम्पीट भी कर पाओगे। इस पे सभी लोग भी सुखीसिरो से ये कहते हैं कि यार तुम मजाक कर रहे हो यार, तुम हीरो क्लास के साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर पाओगे। फिर टीचर भी हैरान होती है कि सुखीसिरो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसके लिए सुखीसिरो आगे से हाँ कह देता है और बुली अभी यहाँ पे सुखीसिरो को उंगली करे जा रहा था, ये कहते हुए क्या तुम सच में सीरियस हो, सच में तुम करना चाहते हो ना, ये रोते हुए वापस ना यार बेइज्जती करा दोगे हमारी। बट इस बुली का नाम रैली GH ही है, पता नहीं भाई फक ऑफ, पता नहीं क्या है, टी लगा होता तो मैं इसे एड कर देता, इसीलिए हम इसे रैली ही बुलाएंगे। सुखीसिरो रैली से कहता है शर्त लगाना चाहोगे, अगर मैं हार जाता हूँ तुम्हारा जो मन में है वो करना, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से पावरफुल और माइटी होने की एक्टिंग करना बंद कर देना। इस पे ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रैली सुखीसिरो से कहता है कि यहाँ पे पूरी क्लास इस बात का सबूत है, अपने शब्दों से पीछे ना हटना। सुखीसिरो आगे से कहता है हाँ। टीचर यहाँ पे सुखीसिरो को बताती है अगर उसे यहाँ पे एंट्री चाहिए तो फिर उसे यहाँ पे प्री टूर्नामेंट टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद ही वो यहाँ पे बाकी लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर पाएगा। सुखीसिरो आगे से कहता है कि अब ये क्या चीज है, लेकिन वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद सुखीसिरो करीना को जाके ये वाली बात बताता है तो करीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुखीसिरो करीना को ये भी बता देता है कि आज वो उसे पिकअप करने के लिए नहीं आ पाएगा, लेकिन करीना को कोई दिक्कत नहीं थी। वह करीना के क्लास के बाहर जितने भी लड़कियां थी वो सभी करीना को देख के एकदम बौखला जाती कि उसका भाई कितना ज्यादा हैंडसम है, और वो सभी यही कह रही थी कि हमें करीना से पूछना चाहिए कि उसके भाई के पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद ये सभी लड़कियां यहाँ पे करीना से पूछने भी लगती हैं। हम लोग मीना और इस पीले बाल वाली को देखते हैं और ये दोनों दोबारा बात कर रही थी कि करीना के आसपास लड़कियां दोबारा झुंड लगाना शुरू कर दी हैं। मीना आगे से कहती है कि उसका भाई यहाँ पे फ्यूचर स्टार टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने वाला है, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद वो बिल्ला को फोन करती है तो बिल्ला आगे से बताता है कि चिंता ना करो, इस टूर्नामेंट के दौरान ही हम लोग उसे बहुत अच्छा सबक सिखा देंगे। इस पे मीना आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे बस उसी दिन का इंतजार है, जैसे हम लोग करीना के भाई के साथ निपट लेंगे तो करीना को और भी ज्यादा बुली करेंगे जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। अभी के लिए वो जितना मौज काटना चाहे तो काट ले। इसके बाद अगला सीन प्रिंसिपल ऑफिस का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल इसी बारे में बात कर रहा था कि इन लोगों ने यहाँ पे टूर्नामेंट अपने स्कूल के पास ही कराया है ताकि इन लोगों की रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ सके। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो हीरो क्लास के स्टूडेंट के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे और ये लोग यहाँ पे अपने हीरो क्लास के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इन लोगों का गोल यही कि ये लोग कम से कम यहाँ पे टॉप 5 के अंदर तो आ ही जाएं, इससे इन लोगों को और ज्यादा फंडिंग मिल सकेगी। इसीलिए जो हीरो क्लास के स्टूडेंट है उन्हें तो यहाँ पे एंटर होना ही पड़ेगा, लेकिन जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शनल है।
और जैसा कि इन्हें उम्मीद थी कि कोई भी रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे साइन अप करेगा नहीं, इसीलिए किसी ने भी नहीं किया था। प्रिंसिपल आगे से यही कहता है कि पावर गैप दोनों के बीच में काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे हीरो क्लास स्टूडेंट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ना ही करे तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे हेडमास्टर को पता चल जाता है कि सुकीशिरो ने साइन अप किया है। तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट के लिए साइन अप कर सकता है। इसके बाद अगला सीन प्री कॉम्पिटिशन टेस्ट टूर्नामेंट एरिया का होता है, जहाँ पे हीरो क्लास स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे और इनके साथ सुकीशिरो भी यहाँ पे टेस्ट देगा। ये सभी लोग सुकीशिरो के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो रेगुलर है, उसे क्या लगता है कि वो हमारे साथ यहाँ पे कम्पीट भी कर सकता है। ये पूरा टेस्ट यहाँ पे सिमुलेशन मॉक एग्जाम है हम सेमी हीरोज के लिए। सेमी हीरोज उन्हें कहा जाता है जो कि इन्ने टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, यानी उनके पास पैदा होते ही एबिलिटीज आ जाती हैं और कुछ बाद में जाके अवेकन करते हैं तो वो लोग हीरो टेस्ट देते हैं अलग वाला। खैर जो सेमी हीरोज होते हैं वो स्कूल के अंदर ही जाते हैं ज्यादातर पढ़ाई के लिए, और वो लोग यहाँ पे अपने स्कूल के लिए फाइट करते हैं ताकि उनके स्कूल का गौरव बना रहे। इसके बाद इन लोगों की नजर सुकीशिरो के ऊपर पड़ती है तो ये लोग सुकीशिरो के लिए इतना ही कहते हैं कि ये हैंडसम है, लेकिन हीरो क्लास के सामने ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो टीचर था जो एग्जाम को इंस्पेक्ट करने के लिए आया था वो भी आगे से कहता है कि रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे हिस्सा लेने वाला है, ये टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। इसलिए ये लोग सुकीशिरो को उंगली करते हुए कहते हैं कि टीचर ने भी ये कह दिया है यार, बेइज्जती ना कराना, भाग जाओ यहाँ से, अभी भी समय है। इसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर को देखते हैं जिसको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम कहा गया है, और वहाँ पे प्रिंसिपल एक बंदे से बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहे थे। ये कहते हुए कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे चेक करने के लिए आए। दरअसल ये चेयरमैन सुजुकी हैं, इनके बारे में भी बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल इनसे काफी ज्यादा खुश था, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन सुजुकी की काफी ज्यादा जरूरत थी। चेयरमैन सुजुकी यहाँ पे द स्कूल हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हालांकि वो बस इस जगह को रिप्रेजेंटेट करने के लिए आए थे, उनका यहाँ पे कोई योगदान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सुजुकी के आने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद प्रिंसिपल हेडमास्टर से कहता है कि टेस्ट शुरू किया जाए। टीचर के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो वो भी यहाँ पे टेस्ट को शुरू कर देता है। टीचर इन लोगों से कहता है कि अपनी अपनी पार्टी बना लो, तुम लोग पार्टीज के अंदर ही सिमुलेटर के अंदर जाओगे। सिमुलेटर को एक तरह से तुम वर्चुअल वर्ल्ड ही समझ लो, जहाँ पे ये लोग केव को जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे एनिमीज को हराने के लिए। टीचर इन लोगों को मशीन के बारे में बताता है कि ये मशीन यहाँ पे बेसिक लेवल की सिमुलेटर्स हैं, जो कि यहाँ पे डी क्लास के मॉक एग्जाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और ये यहाँ पे एफ ग्रेड की केव्स को सिमुलेट करेंगी। तुम लोगों की एबिलिटीज के हिसाब से इन्हें यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, इसलिए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टीज बनाओ और जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरा करो। अगर तुम्हारा स्कोर 60 से ऊपर रहता है तो फिर तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। फिर सुकीशिरो आगे से पूछता है कि जिन लोगों के पास पार्टीज नहीं होंगी वो लोग क्या करेंगे। इस पे टीचर भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये रेगुलर क्लास का स्टूडेंट है, इससे ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है, ये टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा। तो टीचर उसे यही कह देता है कि हम लोग तुम्हारे साथ लास्ट में टेस्ट लेंगे। इससे सुकीशिरो को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे अकेले टेस्ट देना पड़ेगा। बाय द वे शायद से मैंने तुम्हें बताया नहीं हो कि यहाँ पे जो हीरो क्लास वाले स्टूडेंट है वो सुकीशिरो के स्कूल के ही हैं, जो कि यहाँ पे प्री टूर्नामेंट टेस्ट दे रहे हैं। इस टेस्ट में से जो पास होंगे वो बाकी स्टूडेंट के साथ में आगे जाके टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। हीरो क्लास के जो स्टूडेंट थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि टीचर ने भी इसे अबैंडन कर दिया है, इसे यहाँ पे अकेले टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो हाई लेवल हीरो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी अकेले टेस्ट दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पता नहीं ये कितनी देर तक वहाँ पे टिक पाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट को शुरू किया जाता है और जिन लोगों ने पार्टी बना ली थी वो टेस्ट देने के लिए निकल जाते हैं। हम लोग चेयरमैन सुजुकी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपना मकसद बताते हैं आने का। ये चेकिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद से की जा रही है ताकि वो यहाँ पे एक्सीलेंट सेमी हीरो को ढूंढ सकें, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान में यहाँ पे कई सारे गिल्ड आएंगे और वो भी यहाँ पे जीनियस को ढूंढने के लिए आएंगे। हर एक गिल्ड उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेगा ताकि उनका फंक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसीलिए अगर तुम यहाँ पे सिलेक्टिंग में थोड़ा सा भी गलती करते हो तो फिर तुम एक एक्सीलेंट कैंडिडेट खो सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमी क्लास के हीरोज को देखते हैं जो कि सिमुलेटर के अंदर गए थे, जहाँ का हाव भाव बिल्कुल केव की तरह था। जैसे ही मॉन्स्टर ने दिखाई देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होकर फाइट करने लगते हैं और टेस्ट को क्लियर करने के बाद ये बाहर आ जाते हैं। जो बंदा यहाँ पे सुकीशिरो के बारे में बात कर रहा था उसकी टीम यहाँ पे पास हो जाती है, जो कि एफ क्लास का मॉक टेस्ट था और इन्हें यहाँ पे 24 मिनट लगे थे उसे पार करने में। वहीं पे चेयरमैन हम लोगों को बताते हैं कि जितनी भी पार्टीज यहाँ पे गई हुई हैं, यहाँ का डिफिकल्टी लेवल भले ही एफ क्लास का है, लेकिन इसके बावजूद 100 में से सिर्फ कुछ ही पार्टीज ने यहाँ पे 70-80 तक स्कोर हासिल किए हैं, 90 के ऊपर कोई भी नहीं गया। इसलिए चेयरमैन सुजुकी को यही लगता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सीलेंट सेमी क्लास का हीरो नहीं है, और पिछले सालों में दी हाईएस्ट स्कोर करने वाले सिर्फ 2 पर्सन रहे हैं जो कि जिन्होंने यहाँ पे 93 स्कोर किए थे। वो तो ई क्लास का एग्जाम था, लेकिन अब तक तो वो यहाँ पे हीरो बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो पावर गैप होता है ई क्लास और एफ क्लास के बीच में ये काफी ज्यादा होता है। भले ये सिर्फ एक दिखाई दे, लेकिन अंदर से गहराई काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे तुम ई क्लास का कोई भी एग्जाम पास कर लेते हो तो फिर तुम किसी भी हीरो स्कूल के अंदर एंटर हो सकते हो, और अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा सा हाई है तो फिर कोई भी गिल्ड तुम्हें यहाँ पे अपने अंदर लेना चाहेगा, जस्ट लाइक जीनियसेस, जो बहुत ही रेयर होते हैं। एक को भी
कोई ढूंढ पाना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन चेयरमैन सुजुकी यहाँ पे प्रिंसिपल का दिल नहीं दुखाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बच्चे टैलेंटेड हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो फिर और ज्यादा कमाल कर दिखा पाएंगे। हेडमास्टर आगे से कहते हैं कि हमारा एक और स्टूडेंट बाकी है जो कि रेगुलर क्लास से है, लेकिन प्रिंसिपल आगे से खांसने लगते हैं क्योंकि उन्हें और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी थी। लेकिन चेयरमैन सुजुकी काफी ज्यादा खुश थे कि कम से कम किसी के अंदर गूदा तो है जो नॉर्मल होके भी यहाँ पे हीरो टेस्ट देना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे उस बंदे का भी मैच देखना चाहते थे, भले ही वो यहाँ पे फेल ही क्यों ना हो जाए। जिसके बाद हम लोग एग्जाम वाले टीचर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बताता है कि तुम लोग पास हो चुके हो, और वो सुकीसिरो से कहता है अंदर जाने के बाद अगर तुम्हें डर लगने लगे तो फिर तुम वहां से क्विट कर सकते हो। इसके बाद सुकीसिरो सिमुलेटर मशीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो सभी लोग उसका पीछे से मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कहीं ये पैंट में ही ना मूद दे डर के मारे। हालांकि हम लोग सुकीसिरो को देखते हैं और इसका लेवल 12 था और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अपना कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी टाइम पे उसके ऊपर 1 लेवल का एक डार्क रैबिट हमला करने की कोशिश करता है तो सुकीसिरो शॉट घुमाता है और उनकी चटनी बना देता है। मोरो इज नॉट इवन ट्राइंग टू स्लैश देम, शी इज जस्ट स्विंग हिज स्वॉर्ड। और कुछ ही मिनटों में हम लोग देखते हैं कि सुकीसिरो ने यहाँ पे एफ क्लास के बॉस को भी हरा दिया था उन छोटे मोटे रैबिट्स को मारने के बाद में। सुकीसिरो को लगा था कि वो यहाँ से वापस लौट जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे सुकीसिरो के एबिलिटीज का जो डाटा था वो इतना ज्यादा एक्सीड यानी कि बढ़ गया था कि सिस्टम को यहाँ पे एफ क्लास से डी क्लास में शिफ्ट करना पड़ता है। इसके बाद सुकीसिरो के लिए यहाँ पे डी क्लास का मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है और सुकीसिरो उसे भी देने के लिए आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से उसके लिए डी क्लास या फिर सी क्लास या फिर एफ क्लास कोई भी मायने नहीं रखता है, सब कुछ एक बराबर ही है। हम लोग बाहर की तरफ लोगों को देखते हैं, उन्हें यही लग रहा था कि सुकीसिरो डर के हमारे कोने में छुप चुका है या फिर वो मारा गया है, नहीं तो इतनी देर में हर कोई वापस आ जाता है, इतनी देर ही लगती है यहाँ पे मिशन को पास करने के लिए। यहाँ तक कि टीचर को भी सुकीसिरो की चिंता हो रही थी क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट के लिए 12 मिनट बहुत ही ज्यादा होता है। हम लोग चेयरमैन सुजुकी को देखते हैं जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल से कहते हैं कि एक रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते वो 12 मिनट तक टिका हुआ है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। जब वो बाहर आए तो फिर उसे थोड़ा बहुत तारीफ दीजिएगा और रिवॉर्ड भी दीजिएगा, आधा पैसा दे दीजिए अपना। इस पे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि हम लोगों ने अभी तक उसके रिजल्ट्स को नहीं देखा है, लेकिन इसके बावजूद हम उसके लिए थोड़ा बहुत कर देंगे। जिसके बाद टेस्ट खत्म हो जाता है और सुकीसिरो बाहर निकलता है, वो भी परफेक्ट स्कोर्स के साथ में एफ और डी क्लास के मॉक एग्जाम को पार करके, वो भी 12 मिनट के अंदर। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि मास्टर सुजुकी भी आगे से हैरान हो जाते हैं कि ये तो हीरो क्लास से भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर भी आगे से कहता है परफेक्ट स्कोर वो भी डी क्लास मॉक एग्जाम में नामुमकिन है, ये पक्का इसमें कोई गलती हुई होगी। इस पे जो हीरो क्लास के स्टूडेंट थे वो भी आगे से यही कहते हैं कि ये पक्का कोई गलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे 12 मिनट के अंदर एग्जाम को पास कर ले, वो भी परफेक्ट स्कोर में, वो भी अकेले। सुकीसिरो आगे से कहता है फक ऑफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं यहाँ पे पास हूँ और मैं टूर्नामेंट को दे सकता हूँ तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने के लिए। लेकिन चेयरमैन सुजुकी यहाँ पे सुकीसिरो को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने सच में यहाँ पे एफ और डी क्लास के मॉक एग्जाम को पास किया है। सुकीसिरो आगे से कहता है लिख के दो क्या यार, देखा नहीं तुमने अभी। पे हेडमास्टर यहाँ पे सुजुकी से कहता है कि ये नामुमकिन है, भले यहाँ पे डिफिकल्टी को थोड़ा सा लो किया जाता है नॉर्मल के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद किसी रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 12 मिनट के अंदर दोनों एग्जाम्स को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पे चेयरमैन सुजुकी यहाँ पे सुकीसिरो से पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डी क्लास के मॉक एग्जाम का बॉस कैसा दिखता था। इस पे सुकीसिरो यहाँ पे पूरा विवरण देता है, ये बताते हुए कि वो 6 लेवल का डार्क वुल्फ था, भले उसकी रफ्तार तेज थी लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर था। सुकीसिरो ने 2-3 स्लैश के अंदर उसे मार गिराया। इतना कहने के बाद सुकीसिरो यहाँ से जाने लगता है। प्रिंसिपल यहाँ पे सुकीसिरो से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, लेकिन मास्टर सुजुकी उसे मना कर देते हैं और सुकीसिरो से कहते हैं कि तुम जा सकते हो। प्रिंसिपल सुजुकी से यही कह रहा था कि सुकीसिरो के रिजल्ट में कोई ना कोई गड़बड़ हुई थी, लेकिन सुजुकी को इस बात के ऊपर यकीन नहीं था और वो प्रिंसिपल से कहता है कि सुकीसिरो को कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने दो, लेकिन उसके आज के जो रिजल्ट हैं इन्हें छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं। वहीं चेयरमैन सुजुकी को काफी अच्छे से पता था कि यहाँ पे डी क्लास के मॉक एग्जाम का फाइनल बॉस एक डार्क वुल्फ ही है 6 लेवल का, और जैसा कि सुकीसिरो ने यहाँ पे बताया कि वो काफी ज्यादा फुर्तीला है लेकिन कमजोर, और जब तक तुम खुद किसी बॉस से फाइट नहीं करते हो तुम सच में यहाँ पे बता नहीं सकते हो कि वो कैसा है और क्या उसकी खासियत है। इसीलिए सुजुकी को यकीन था कि उसने यहाँ पे एक हिडन जीनियस को ढूंढा है, बल्कि नहीं, उसने यहाँ पे एक हिडन मॉन्स्टर जीनियस को ढूंढा है। डी क्लास और एफ क्लास दोनों एग्जाम को पास करके, वो भी परफेक्ट स्कोर के साथ में और पुराना रिकॉर्ड तोड़ के। इसीलिए सुजुकी को यहाँ पे बस अब सुकीसिरो को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना था, इसके बाद वो शायद से अपने लिए यहाँ पे एक मॉन्स्टर जीनियस को हायर कर सकता है। इसके बाद अगला दिन फ्यूचर स्टार टूर्नामेंट का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे थे और जो कुछ फेमस थे उनके लिए लड़कियां बौखलाई जा रही थी। साथ ही में इन लोगों से बता दिया जाता है कि पार्टिसिपेट करने से पहले अपने अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाने ला, जिस क्लास से तुम लोग आए हो। हम लोग सुकीसिरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे रेगुलर क्लास का थप्पा लेके ही यहाँ पे रजिस्टर करवाता है अपने बारे में, और वो अपने स्कूल का नाम अपने साथ लिखवा लेता है, जो कि जरूरी है यार, नॉर्मल सी बात है। लेकिन सुकीसिरो के स्कूल का नाम था शीशन हाई स्कूल। इसके बाद चेयरमैन सुजुकी भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि सभी रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर
कर लिया ना? तो प्रिंसिपल आगे से बताता है हाँ सभी ने कर लिया और वो एरिना के अंदर हैं। वहीं पे सुजुकी को सिर्फ सुकीशिरो के इंटरेस्ट था। वो मन के अंदर यही सोचता है सुकीशिरो पक्का यहाँ पे टूर्नामेंट को लेके सीरियस है। अगर उसकी पावर यहाँ पे रियल है तो फिर वो पक्का यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। लेकिन अगर किसी लार्ज फैशन या फिर किसी गिल्ड ने उसके ऊपर नजर बना ली तो फिर वो लोग यहाँ पे उसे चुरा सकते हैं, फिर रिक्रूट कर सकते हैं। और सुजुकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद हेडमास्टर प्रिंसिपल को बताता है कि यहाँ पे बाकी फैक्शन और गिल्ड भी आ चुके हैं और ओपनिंग सेरेमनी का समय हो चुका है। इस पे प्रिंसिपल आगे से यही कहता है कि शुरू कर दो भाई और खातेदार में कोई भी कमी न रखना। इसके बाद हेडमास्टर यहाँ पे प्रिंसिपल को बताता है कुरुजु हाई स्कूल और यहाँ पे सावाहिरा हाई स्कूल ने अपने बेस्ट टॉप टायर स्टूडेंट को भेजा है इस साल, और वो लोग इस बार कड़ा इरादा करके आए हैं कि वो यहाँ पे इस बार अच्छे रिजल्ट ही लाएंगे। लेकिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे हर साल बुरे पे बुरा परफॉर्म करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग इस साल में यहाँ पे कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेट नहीं कर पाएंगे। इस पे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि और हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दें और कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट का होता है जो कि शायद से शुरू होने वाला था। इन लोगों को यहाँ पे पंचिंग बैग दिया जाता है जिसके ऊपर ये पंच मार के अपनी स्ट्रेंथ को नापेंगे। वह सुकीशिरो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया भाई। वह सिस्टम सुकीशिरो को अच्छा तरीका बताता है कि उसे कम से कम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा पावर रिलीज करनी है और ये सबसे अच्छा तरीका होता है इस कॉम्पिटिशन को जीतने का। जो पावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट की जाती है मशीन के ऊपर वो एकदम ट्रू होती है। इसमें चीटिंग का कोई भी दो राहें नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है इससे। इसके बाद हम लोग सावाहिरा के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आगे से मशीन के ऊपर एक पंच मारता है तो फिर उसका बॉडी स्कोर यहाँ पे 72 आता है और पावर स्कोर 74 आता है, जिसपे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये स्कोर ज्यादा मायने नहीं रखते थे। 70 से ऊपर जो भी आता है उसे एवरेज समझा जाता है, लेकिन अगर 80 से ऊपर जाए तो फिर उसे यहाँ पे टॉप 3 स्पॉट्स के अंदर समझा जाता है। दूसरा बंदा उसे पूछता है तुम्हारा स्कोर क्या था भाई, तो वो आगे से बताता है 76 और 66 था यार, फेल हो गया था। इस पे वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे पावर लेवल काफी कम था। वह सुकीशिरो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे दोनों कैटेगरीज के अंदर यानी कि पावर स्केल और बॉडी स्केल दोनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद टेस्ट इसी तरीके से होता रहता है और लोग अपना अपना टेस्ट देते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सेशन यानी कि सुकीशिरो के हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स की बारी आती है तो उनका परफॉर्मेंस एकदम बिलो एवरेज से भी नीचे था। इसीलिए हर कोई उनके ऊपर हंसने लगता है कि ये तो खाना पीला खिलाओ यार भाई, उन्हें देसी घी खिलाओ, कोई इनके अंदर तो ताकत ही नहीं है। वह जो गिल्ड और फैक्शन वाले आए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, वो भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पे कुरुजु हाई स्कूल और सावाहिरा के बारे में ही सोचना चाहिए, बाकी को उन्हें अपनी लिस्ट से हटा देना चाहिए। रही बात सेशन हाई स्कूल की, तो उनके पास तो चांस ही नहीं है कि वो लोग इस कंपटीशन के अंदर जीत भी पाए। इस पर प्रिंसिपल आगे से नजरें घुमा लेते हैं, कहते हुए शर्म आ रही है गुरु। सुजुकी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि दूसरे स्कूल्स के मुकाबले में ये लोग पक्का यहाँ पे नीचे ही गिरे हुए हैं, धूल बराबर भी नहीं है। इसलिए सुजुकी की उम्मीद यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर ही टिकी हुई थी। इसके बाद हम लोग रैली को देखते हैं जो कि हंसा ही जा रहा था। वो यही सोच रहा था कि सुकीशिरो कहाँ पे है, क्या उसे यहाँ पे आने का मौका भी मिला है, कहीं वो फेल तो नहीं हो गया। हम लोग करीना को देखते हैं और उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी, तो मीना आगे से मजाक उड़ाने लगती है कहते हुए तुम्हारा भाई ऐसा लगता है कि सभी स्कूल्स के सामने हमारी बेइज्जती कराएगा। लेकिन करीना को अपने भाई के ऊपर पूरा यकीन था। इस पे मीना उससे कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों बेवकूफ हो और जब तुम दोनों गिरोगे तो फिर मुझे मजा आएगा और मैं हंसूंगी। वह सुजुकी अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी तक यहाँ पे किसी ने भी 80 से ऊपर पॉइंट नहीं लिए हैं दोनों कैटेगरीज के अंदर, और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि जो भी इस कैटेगरी को पार करेगा वो असली बाहुबली होगा। लेकिन क्या सुकीशिरो यहाँ पे टॉप कैंडिडेट के साथ कम्पीट कर भी पाएगा, क्योंकि कुजुरु और सावाहिरा हाई स्कूल से हैं। इसके बाद हम लोग सावाहिरा स्कूल के एक हीरो क्लास स्टूडेंट को देखते हैं जिसका लेवल यहाँ पे 4 था और ये डी रैंक का एक हीरो था और इसकी कॉम्बैक्ट पावर 580 है। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि विंस होता है, और सभी लोगों को विंस के ऊपर यकीन था क्योंकि विंस हमेशा से यहाँ पे चैंपियनशिप के ऊपर ही डिपेंड रहा है, इसलिए हर किसी को लगता है कि वह इस टूर्नामेंट का विनर होगा। खैर इसके बाद विंस आगे बढ़ता है और उस बॉल के ऊपर एक धड़ाम से घूसा दे मारता है वही फुल पावर के साथ में। उसका बॉडी स्कोर यहाँ पे 86 आता है और पावर स्किल यहाँ पे 90 आता है। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे विंस ने अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ तक कि सुजुकी भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये सावाहिरा का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। मैच खत्म होने के बाद में सुजुकी को उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद अगली बारी कुरुजु हाई स्कूल के एज की थी। इसका नाम यहाँ पे बोनीफास था। ये भी एक टी रैंक का ही हीरो था, लेवल 4, लेकिन कॉम्बैक्ट पावर यहाँ पे विंस से ज्यादा थी, 620। इसके बाद ये भी आगे बढ़ता है और बॉल के ऊपर पंच या फिर हाथ जो भी हो वो मारता है और इसका यहाँ पे बॉडी स्कोर 89 था और पावर स्कोर यहाँ पे 92 था, जो कि विंस से ज्यादा था। और जैसे ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने तो विंस से भी ज्यादा यहाँ पे पावर स्कोर दिखाया है, जिससे सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि इस बार का तो चैंपियन यहाँ पे पहले डिसाइड हो गया है, जो कि हमारा बोनीफास है। जिसपे सुजुकी आगे से कहता है लगता है इससे भी बात करनी पड़ेगी। इसके बाद विंस यहाँ पे बोनीफास की तरफ देखता है तो बोनीफास आगे से ये गला कटने वाला मूव करता है और आगे से कहता है मैं हेरे विजेता इस साल का,
जाएगा। उसी टाइम पे सुकीशिरो आगे बढ़ता है और बोनीफास से कहता है गली से हटोगे दादा, हमार बारी है, हमें मौका दियो तनिक। इस पे सभी लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स सुकीशिरो की बेइज्जती ही करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। साले तुम्हारे स्कूल का है, थोड़ा सा तो एंगेजमेंट दिखा दो उसे। लेकिन नहीं, ना करेंगे ना करने देंगे, हम तो डूब रहे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और फिर सुकीशिरो का प्लान यहाँ पे शो ऑफ करने का बिल्कुल भी नहीं था, उसे बस एग्जाम को पास करना था। और सुकीशिरो को यहाँ पे नियम के बारे में पहले से ही पता था, कम से कम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा पावर रिलीज करना। और पीछे से लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि करो भाई, कि मोहरत निकाले हम तुम्हारे लिए, मारो मुक्का। और फिर मीना आगे से कहती है आ गए जनाब बेइज्जती कराने के लिए हमारे, खड़े क्या हो भाई, मारो मुक्का। और करीना ऑलवेज सपोर्ट हर ब्रदर, तुम्हें पता है कि वो क्या ही कहेगी। वह पे सुजुकी को बस परफॉर्मेंस देखनी थी कि सुकीशिरो क्या करेगा, बाकी प्रिंसिपल को कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें लग ही रहा था कि वो लोग डूब चुके हैं। लेकिन लोग सुकीशिरो को देखते हैं और ये हरामी मूवमेंट ही नहीं करता है, ये आगे से अपनी उंगली के अंदर अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है और बॉल के ऊपर हल्के से छूता है। लेकिन डिवाइन सिलेक्शन की वजह से यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर अल्टीमेट फिजिक की पावर आई थी, उसे इंडेक्स फिंगर की पावर, वही जिसे नाक खो जाते हो, उसकी पावर यहाँ पे 600 गुना बढ़ जाती है। जिसकी के बाद वहाँ पे होता है गड़ाम से धमाका और वो मशीन टूट जाती है। इस पे सभी लोगों की आंखें बाहर आ जाती है और उनका बड़ा सा मुंह खुल जाता है कि ये क्या हो रहा है। पैसे दिए थे बेइज्जती होने के, यहाँ तो एकदम औदा ही बढ़ गया हमारा। इसके बाद हमें सुकीशिरो का स्कोर दिखाया जाता है, तो वो एकदम परफेक्ट था, 100 के 100 दोनों में। वह पे मशीन की धज्जियां उड़ जाती है, धुआं निकलने लगता है और सुकीशिरो को समझ में आ जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और जो बॉल उस पर टंगी हुई थी वो भाई स्टेडियम से ही बाहर निकल जाती है। ये कहते हुए मैं चली गली गली। और सुकीशिरो आगे से कहता है इसका भी पैसा मेरे अकाउंट से ही कटेगा, साले हरामी है ये स्कूल वाले। खैर सुकीशिरो ने जिस बॉल के ऊपर उंगली मारी थी वो स्टेडियम को छोड़ के सड़क पे जा गिरती है। वह पे जो फंक्शन और गिल्ड वाले यहाँ पे आए हुए थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ज्यादा पावर कैसे रिलीज कर सकता है। उन्हें यही लग रहा था कि मशीन यहाँ पे मेल फंक्शन कर गई, वो खराब हो गई है या फिर ब्लास्ट कर गई होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसने यहाँ पे सभी स्टूडेंट की कैटेगरीज और फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक्सीड करके टॉप लेवल हासिल किया है। हालांकि उन्हें 90% यकीन था कि यहाँ पे मशीन की ही गड़बड़ है। फिर टीचर चेकिंग वालों को बुलाता है कि जल्दी आओ यार, सारा तुम लोगों की मशीन यहाँ पे खराब है, जिल्लत हमें झेलनी पड़ती है। और फिर सुकीशिरो आगे से कहते हैं टेंशन क्यों लेते हो यार, अगर मैं टेस्ट को पास कर लूं उतना ही मेरे लिए काफी है, बस 0 ना हो। फिर बोनीफास आगे से कहता है कि ये पक्का चीटिंग है, नहीं तो मशीन खराब हुई होगी या फिर इसने किसी आइटम का इस्तेमाल किया होगा। इस पे विंस आगे से कहता है कि पता नहीं, देखते हैं स्कूल क्या डिसाइड करता है। इसके बाद प्रिंसिपल वहाँ पे आता है और सभी लोगों से कहता है धीरज रखो दोस्तों, धीरज रखो, हम लोग मशीन को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, भाई थोड़ी देर में तुम्हें बताएंगे कि क्या हुआ था। फिर सुजुकी सुकीशिरो के पास पहुंचता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ दे सकता हूँ। तो सुकीशिरो अपना हाथ तुरंत दिखा देता है। फिर सुजुकी को भी पहले यही लगा था कि सुकीशिरो किसी टूल का इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर वावर बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी निशान नहीं था चीटिंग वीटिंग का। लेकिन सुकीशिरो के हाथ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अजीब थे, यानी कि काम करने की वजह से हाथ जानते हो कैसे हो जाते हैं। तो वो सुकीशिरो से पूछते हैं कि इतने ज्यादा तुम्हारे हाथों के ऊपर स्कार क्यों है। तो सुकीशिरो आगे से बता देता है कि उसने करीब 10 सालों के लिए यहाँ पे काम जो किया है, ऑफ कोर्स मजदूरी वाला ही काम था, साफ सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, इस तरीके का। इस पे सुजुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर मशीन को जो चेक करने के लिए इंजीनियर आए हुए थे वो आगे से कहते हैं मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, मशीन ने जो डेटा यहाँ पे दिखाया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे स्कोर 100 ही है, दी परफेक्ट स्कोर। इस पर प्रिंसिपल को अपने ही स्कूल के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, वो आगे से कहता है दोबारा चेक करोगे एक बार। तो इंजीनियर आगे से कहते हैं खुद कर लो साले, हमारे पैसे दो पहले। लेकिन वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट थे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, वो आगे से कहते हैं कि पक्का कुछ गड़बड़ है, ये सच नहीं हो सकता, ये पक्का एक चीटिंग है। और वो लोग यहाँ पे स्कूल के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम्ही लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हारे स्कूल में ही ये सब कुछ हो रहा, तुमने यहाँ पे कोई सेटिंग की होगी। इस पे सभी लोग यहाँ पे चेयरमैन सुजुकी की तरफ देखते हैं। इस पे चेयरमैन सुजुकी आगे से कहते हैं कि स्कूल हीरो एसोसिएशन के हेड होने के नाते मैं यहाँ पे सुकीशिरो के रिजल्ट को एक्नॉलेज करता हूँ और मैंने ये पर्सनली कंफर्म किया है कि यहाँ पे कोई भी चीटिंग के निशान नहीं है। इसलिए सुकीशिरो ने जो स्क्रोल यहाँ पे हासिल किए हैं वो परफेक्ट ही हैं दोनों कैटेगरीज के अंदर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। बस एक एपिसोड और जिसके बाद हमें इससे छुट्टी मिल जाएगी। व्यूज तो आ नहीं रहे, परंतु गंदी आदत है जो शुरू किया उसे खत्म करना ही पड़ेगा। बस सीरीज मुझे अच्छी लगे।